नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता आप सुन रहे हैं न्यूज लॉन्ड्री की पेशकश हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। मैं हूं मेघनाद और मैं आज के चर्चा का संचालन करूंगा। अतुल चौरसिया जो कि हमारे रेगुलर संचालन करते हैं, वो थोड़े से अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज आपको मुझे झेलना पड़ेगा। और मेरे साथ बैठे हैं मेरे को होस्ट शार्दुल। आपका भी प्रमोशन हो गया इसी बहाने। प्रमोशन का एक काम ही है, बट हम अतुल को करते हैं वो जल्दी से ठीक होकर वापस आए। एंड हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो मेहमान, एक अभी जुड़ चुके हैं और दूसरी आएंगी बाद में। कुणाल पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है जो और रिसर्चर भी हैं। इन्होंने सेडिशन पे बहुत एक्सटेंसिव काम किया है और उन्होंने एक आर्टिकल 14 के लिए एक बहुत बड़ा डेटाबेस बनाया है। हेलो कुणाल, वेलकम। हाय मेघनाद, हाय शार्दुल, नमस्ते आप लोगों को और सारे दर्शकों को नमस्कार इस बार। हेलो कुणाल। और हमारे साथ बाद में जुड़ेंगी अनुराधा भासीन, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है। वो एडिटर इन चीफ है कश्मीर टाइम्स की, और हम उनसे थोड़ा सा हम कश्मीर के डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन शुरुआत में हेडलाइंस। मैं पहले बता दूं कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 12 मई थर्सडे 6:30 बजे शाम को। और शार्दुल हमको अब सुर्खियां बताएंगे। पहली सुर्खी जम्मू कश्मीर से। डिलिमिटेशन पैनल यानी परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्रों के नए परिसीमन की घोषणा कर दी है। परिसीमन बहुत ही सही। मतलब शार्दुल की ना वोकैबुलरी में कभी कभी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे अतुल जब वोकैबुलरी यूज करते हैं। और इस पे हमारे साथ अनुराधा जुड़ेंगी बाद में, जो हमसे इस पर बात करेंगे। जम्मू संभाग को 6 नई सीटें और कश्मीर को 1 नई सीट मिली है। और पहली बार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। दूसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से कहा है कि जब तक सेडिशन यानी राजद्रोह की धारा 124A पर विचार हो रहा है, तब तक इस पर नए मामले दर्ज ना किए जाएं। और केंद्र सभी राज्यों को ये सूचना तुरंत दे कि जो लोग इन मामलों में अभी जेल में हैं, उनकी जमानती सुनवाई जल्दी की जाए। ऐसा कोर्ट ने रिकमेंड किया है, सुझाव दिया है, विचार विमर्श किया है। अच्छा, केंद्र सरकार ने भी अपने पुराने स्टैंड को बदलते हुए न्यायालय से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कॉलोनियल इरा यानी औपनिवेशिक काल के सभी अवशेषों को निकाल देना चाहते हैं, तो वो सेडिशन कानून भी खत्म करने पर उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। अगली सुर्खी भी कश्मीर से। ASI ने इस बात पर चिंता जताई है कि जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा एक संरक्षण मंदिर में पूजा करने चले गए, जो कि ठीक नहीं है और इस तरह की साइट पर ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि देश के बाकी हिस्सों में भी काफ़ी भाजपा से जुड़े या भाजपा के लोग ऐसा कर रहे हैं। दिल्ली में भी इसी तरह की एक खबर है कि दिल्ली की भाजपा यूनिट 6 सड़कों को मुगल इरा के नाम बदल के उनके भारतीयकरण करना चाहती है। और इसमें तुगलक रोड, अकबर रोड, औरंगजेब लेन, हुमायूं लेन, शाहजहां रोड और बाबर लेन शामिल हैं। बीजेपी का हेडक्वार्टर अकबर रोड पे है। पुराना अब दीनदयाल उपाध्याय। अच्छा, नया वाला। और वो इसके नाम अलग अलग कोट एंड कोट भारतीय, हालांकि ये सब भी भारतीय थे ऐतिहासिक रूप से, बट गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, इस तरह के बहुत सारे नामों पे रखना चाहते हैं। हाउ डेयर यू, अपने मुगल राजाओं को भारतीय कहा? वो राजा तो हिंदुस्तान में ही थे ना। बिल्कुल। सच कड़वा लगे लेकिन होता तो सच ही है। दिल्ली के मदनपुर खादर में भी बुलडोजर चलाया गया, वहाँ तोड़ा गया और उसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। वहाँ प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और ANI की खबर के अनुसार ये बृहस्पतिवार को हुआ। दिल्ली के उच्च न्यायालय ने मैरिटल रेप के अपराधीकरण पर स्प्लिट अपना वर्डिक्ट दिया, जिसमें जस्टिस हरिशंकर ने कहा कि वो जस्टिस राजीव शकधेर से इस बात पर अग्री नहीं करते कि रेप लॉ का एक्सेप्शन 2 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब एक तरीके से उन्होंने कहा कि आपकी अगर शादी हो गई है तो अगर आप जोर ज़बरदस्ती से सेक्स करते हैं तो वो ठीक है। हाँ,
एक तरीके से सिंपल वर्ड्स इसमें जजेस के बीच काफी डिसएग्रीमेंट रहा। वाराणसी की अदालत ने कहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का, इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे बाद में, ज्ञानव्यापी मस्जिद काशी विश्वनाथ के बगल में जो है उसका सर्वे जारी रहेगा। कोर्ट ने सर्वे पूरा करने का आदेश दिया है और 17 मई तक इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। एक छोटी सी सुर्खी देना चाहूँगा, इम्पोर्टेंट है। रुपया गिर गया है, 77.63 हो गया है डॉलर के हिसाब से, और पिछले हफ्ते में काफ़ी गिरा है, मतलब बहुत सारी गिरावट दिखाई दी है हमको, और अच्छे साइंस नहीं है, और उसके ऊपर से मार्केट भी गिरा है। उसके जहाँ तक मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा गिरावट है, इससे नीचे कभी नहीं रहा। हाँ, मतलब वो तो मुझे नहीं पता, वो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी गिरा है बोल सकते हैं। श्रोताओं के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स भी है। एक तो अगर आप हमें लेटर्स लिखना चाहते हैं तो आप हमें आपके प्रेम के खत podcast@newslaundry.com पर लिख सकते हैं, या फिर आप जाइए newslaundry.com/podcast-letters पर। वहाँ पर आप हमारी चर्चा के बारे में या कुछ आपके विचार होंगे उसके बारे में हमको बता सकते हैं, और हम आपका लेटर इस पॉडकास्ट में पढ़ेंगे। podcasts@newslaundry.com पे लिखिए और सब्जेक्ट में चर्चा लिखिए, ताकि हमको पता चले कि आप हमारे लिए लिख रहे हैं। जी। अभिनंदन और मनीषा कुछ सब्सक्राइबर मीटअप करने वाले हैं, तो अगर आप एक सब्सक्राइबर है और लंदन से सुन रहे हैं तो 21 मई को अभिनंदन वहाँ पर रहेंगे। आप subscription@newslaundry पर लिख सकते हैं, और वहाँ पर आप उनको एक तो सुझाव दे सकते हैं कि कहाँ पे मिलना है, और अगर आपको मिलना है तो मिल भी सकते हैं। तो वो डेट्स और इवेंट का प्लानिंग आप मेल पे कर सकते हैं अभिनंदन के साथ subscription@newslaundry.com पर। सुझाव जो दें उसके लिए ध्यान रखें कि जगह कम से कम ऐसी हो जहाँ 30-35 लोग बैठ सकें। और मनीषा रहेगी ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में वो रहेगी 29 मई को, और 4 तारीख को 4 जून को वो मेलबर्न में रहेगी। तो दोनों जगह पे वो मीटअप करने वाली है, तो वो भी आप subscription@newslaundry.com पर लिखकर मनीषा से अगर आपको मिलना होगा ऑस्ट्रेलिया में तो आप मिल सकते हैं। और टाइटल में डाल दीजिएगा कहाँ के मीटअप के लिए आप मेल कर रहे हैं। एक अनाउंसमेंट नए सेना प्रोजेक्ट के लिए है न्यूज़ लॉन्ड्री के। हम एक नया न्यूज़ लॉन्ड्री सेना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका शीर्षक है द योगी हु हैज़ इट ऑल। तो आप इसके लिए कंट्रीब्यूट करें, और आपको इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए सब्सक्रिप्शन तो मिलेगा ही, उसके साथ न्यूज़ लॉन्ड्री के बेहतरीन मर्चेंडाइज आपको मिलेंगे, जिनमें कप्स हैं, साबुन हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। हमारा एक सब्सक्रिप्शन का ऑफ़र भी है जो सीमित समय के लिए है। अगर आप किसी को सालाना डिसरप्टर लेवल का सब्सक्रिप्शन गिफ्ट करते हैं तो मर्चेंडाइज तो आपको मिलेंगे ही, उसके साथ साथ न्यूज़ लॉन्ड्री की पूरी टीम की तरफ से हस्ताक्षरित साइंड कॉपी आपको किताबों की मिलेगी। वो किताब आप चुन सकते हैं। इस समय हमारे पास उन किताबों में से कुछ किताबें जो हैं वो ये हैं। पहली है सईद नकवी जी की किताब द मुस्लिम वैनिशेस। दूसरी है अनुपमा चोपड़ा की किताब अ प्लेस इन माई हार्ट। तीसरी है M.R. शरण की किताब लास्ट अमंग इक्वल्स। और अमिताभ कुमार की द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल। अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन गिफ्ट किया है ऐसा, तो उसकी भी जानकारी आप हमें subscription@newslaundry.com पर दे सकते हैं, और जिन्हें आपने गिफ्ट किया है उनका भी ईमेल एड्रेस दें। बिल्कुल। और प्लीज़ हमारे जर्नलिज्म और काम को सपोर्ट कीजिए, और आप न्यूज़ लॉन्ड्री पर जाकर वहाँ पर सब्सक्रिप्शन बटन दबाकर हमको 300 रुपये महीने का देकर एक तो हमारे काम को जारी रख सकते हैं, और हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं, और स्वतंत्र पत्रकारिता को भी सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, जो मीडिया आपके खर्चे से चलेगा वो आपकी बात करेगा, जो विज्ञापन दाताओं के खर्चे से चलेगा वो उन्हीं की बात करेगा, जैसे कि टीवी पर हो रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा मेन टॉपिक सेडिशन पे होगा, और इसीलिए हमारे साथ कुणाल जुड़ रहे हैं। अपडेट जो दी है शार्दुल ने अभी हेडलाइंस में, थोड़ा सा हम उसको विस्तार में भी बता देते हैं। हुआ क्या कि एक जजमेंट आया है, जजमेंट नहीं ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का। जैसे बोल सकते हैं कि उन्होंने सेडिशन को थोड़ा सा कोमा में रख दिया है। ऐसे बोल सकते हैं, अबेयंस में रख दिया। अबेयंस उनके एग्जैक्ट वर्ड्स है, केप्ट इन अबेयंस। अब इसके इंटरप्रिटेशंस क्या होंगे वो पता नहीं,
लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी कोई नई केस 124A जो कि सेक्शन है इंडियन पीनल कोड का, जो सेडिशन का सेक्शन है, उसमें कोई नए केसेस फाइल नहीं होंगे, और जो भी अभी इस सेक्शन के अंडर जेल में है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी बेल लेने के लिए, और अगर कोई केस फाइल करेंगे भी 124A के अंडर, तो वो जो जिनके खिलाफ केस फाइल की गई है वो कोर्ट के पास जाए और इमीडिएट रिलीफ ले ले। ऐसे एक विस्तार में एक बोल सकते हैं ऑर्डर आया है। उन्होंने केंद्र को डायरेक्टिव दिया है कि नए केस फाइल ना हो, और केंद्र सरकार राज्यों को भी सभी को सूचना दे दे कि कोई नए केस फाइल ना किए। और इसके पीछे एक और रीज़न है, क्योंकि सेंटर ने एक एफिडेविट फाइल किया था कोर्ट में और कहा कि हम सेडिशन जो लॉ है उसको एक री एग्जामिन करेंगे, री लुक देंगे। एक मज़े की बात यह है कि उनके, मज़े की बात नहीं बोल सकते, लेकिन उनकी एक एमपी है, उनके खिलाफ वो हनुमान चालीसा के केस में उनके खिलाफ एक सेडिशन का केस लगाया शिवसेना गवर्नमेंट ने। हाँ, तो मुझे लगता है कि अब बाकी की गवर्नमेंट्स भी सेडिशन का इस्तेमाल करके अब उनके ही नेताओं पे अब केसेस लगा रही है, तो मे बी री एग्जामिन करने का एक रीजन मिल गया उनको। हाँ, देखते हैं। तो कुणाल, फर्स्ट रिएक्शन आपका एक तो ऑर्डर पे। इसमें काफी अलग अलग पहलू है और उन सारे पहलुओं को एक साथ देखना बहुत जरूरी है मेघनाथ। पहले तो एक बहुत अच्छा एक मैसेज गया है, मैं कहूँगा, कि सुप्रीम कोर्ट अपने विचारों को ऐसे रख रही है और सुप्रीम कोर्ट बड़े क्लियरली कह रही है कि वो सेडिशन और जिसको राजद्रोह कहते हैं उसका जिस तरह से इस्तेमाल अभी हो रहा है उसके खिलाफ है वो। तो वो मैसेज काफी अच्छा गया है। और दूसरी बात ये है कि ये कॉन्वर्सेशंस जो अक्सर सिविल लिबर्टी के एक्टिविस्ट होते हैं, एकेडमिक्स होते हैं, आप और मैं, हमारे जैसे पत्रकार होते हैं, हम लोग तो इसके बारे में चर्चा करते ही हैं, लिखते ही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये कॉन्वर्सेशन अब मेन स्ट्रीम हो गया है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो अभी का जो ऑर्डर है उसको मैं वेलकम तो करूंगा, लेकिन उसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आशा कर रहा था शायद कुछ अलग हो। जैसे कि अभी भी आपने जैसे कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये उसको लॉ को स्टे नहीं किया है, ना तो उसको कहा है कि इस पे कोई केसेस नहीं हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि आप गाइडलाइंस बनाइए कि इसमें क्या होना चाहिए आगे, और वो गाइडलाइंस आप राज्यों को दीजिए। तो वो गाइडलाइंस में सरकार ने अभी तक जो जैसे मंशा दिखाई है, वो सरकार ने भी कहा है कि हम ऐसा नहीं कह रहे कि केसेस इसके अंडर नहीं होने चाहिए। बस यही है कि कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे वहां के लोकल जो एसपी है, वो एसपी को अपना अप्रूवल देना चाहिए पहले केस फाइल करने के पहले। तो वो मतलब कहीं ना कहीं एक बैकडोर से अभी भी सेडिशन को जिंदा तो रखा ही है आपने। तो ये मेरी आशा थी कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसको देख ही रही है तो इसको बस कंप्लीटली स्टे कराती। और ये जो उसकी सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज थी कि इट होप्स एंड एक्सपेक्ट्स गवर्नमेंट्स विल नॉट फाइल न्यू केसेस, यू नो, कि कहीं ना कहीं वो आशा और अपेक्षा रख रही है। कुणाल, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, होप्स एंड एक्सपेक्ट्स, आशावादी जो बिल्कुल वर्ड्स है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। मुझे कंटेम्प्ट पे का डर लगता है कभी कभी, तो मैं ऑनरेबल बोल देता हूँ। तो मुझे लगता है कि 66A का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने कि आई थिंक 4 साल बाद, कुछ 2015 में 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, और उसके बाद महाराष्ट्र ने 209 केसेस फाइल किए 66A के, और उन्होंने एक आरटीआई का रिस्पांस भी दिया था कि बोला था कि विड्रॉल होने के बाद भी वो केसेस अभी भी जारी है। तो मुझे लगता है सेडिशन के साथ भी ऐसे कुछ हो सकता है। नहीं, बिल्कुल। जैसे कि उस समय तो मतलब वो कंप्लीटली आपने सेक्शन 66A को स्क्रैप कर दिया था। अभी तो आपने स्क्रैप भी नहीं किया है। अभी आपने सिर्फ कहा है कि मतलब आशा और अपेक्षा रखते हैं सरकारों से, केंद्र और राज्यों की सरकारों से, कि वो नए केसेस फाइल ना करे। लेकिन वो मतलब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आशा और अपेक्षा से थोड़ी सी बाहर चली गई है। हाँ। और हम और आप जैसे पत्रकार जो अक्सर फील्ड पर जाते हैं, जो छोटे छोटे कस्बों में, गांवों में जाते हैं, हमें पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स उस लेवल तक पहुंचने में कभी कभी पहुंचते नहीं है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो ये आशा करना कि ये इमीडिएटली इसका ट्रांसलेशन होगा कि अब सेडिशन के कोई केसेस सामने नहीं आएंगे, वो शायद थोड़ा सा ओवर एक्सपेक्टेशन होगा, और वो आशा रखना गलत होगा।
बिल्कुल। तो यही मेरी कंप्लेंट्स थोड़ी सी थी, अगर मैं कह सकूं तो, कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस विषय को देख ही रहा है तो उसको सरकार को वापस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए थी कि आप अपनी गाइडलाइंस बनाइए। क्योंकि देखिए, सरकार बहुत इंटरेस्टिंग मतलब पोजीशन ले रही है। आपको पता ही होगा कि सरकार ने पहले बहुत क्लियरली कह दिया था कि हमें इसमें कोई बदलाव नहीं चाहिए, सेडिशन रहना चाहिए और बहुत जरूरी कानून है। लेकिन बस अगले दिन प्रधानमंत्री जी ने, मतलब उनका शायद मन परिवर्तन हो गया था और उनको सडनली रियलाइज हुआ कि आजादी के अमृत महोत्सव है, तो उस स्पिरिट में बस इस कानून को भी हम रिकंसिडर करना चाहते हैं, कॉलोनियल हैंगओवर हटाना चाहते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे लग रहा है कि ये सरकार की कहीं ना कहीं, मतलब आप देख सकते हैं, कंफ्यूजन है या एम्बिगुइटी है कि करना क्या चाहते हैं आखिर में। मैंने कभी-कभी कुणाल, मैंने कभी-कभी टीवी न्यूज़ इसी के लिए देखता हूँ कि मुझे लगता है कि जो सरकार की जो मंशा है वो एकदम कम्युनिकेट हो जाती है हमारे कुछ दिग्गज लोगों के। तो हमने देखा कि सुधीर चौधरी और अर्नब गोस्वामी ने एकदम मस्त पलटी मारी है। जब 2019 का इलेक्शन था तब कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा था कि 124A हटाने की प्रॉमिस करते हैं। तो तब बहुत गाली मारी थी दोनों ने कि भैया देशद्रोह का कानून हटाना चाहते हैं, मतलब देशद्रोह और इजी करना चाहते हैं एक्सेट्रा। और कल अगर आपने देखा होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद अगर न्यूज़ थोड़ा बहुत क्लिप्स भी देखे होंगे, तो एकदम पलटी खा गए और बोले कि अरे बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, कॉलोनियल हैंगओवर हटाना चाहते हैं। और जैसे कि कुणाल ने बताया कि हमारी जयंती है, क्या जयंती है, सॉरी, अमृत महोत्सव चालू है, करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा, फिर शार्दुल से सुनेंगे, कि ये जो लॉ है वो 152 इयर्स ओल्ड है। मतलब 1870 में ये पीनल कोड में डाला गया था, इंडियन पीनल कोड में, और ये ब्रिटिश एरा लॉ है। और इसका इस्तेमाल बाल गंगाधर तिलक, MK गांधी, कन्हैया कुमार, दिशा रवि, मतलब मैं उसके बाद एकदम जंप करके यहाँ पे आ रहा हूँ, लेकिन और भी बीच में काफी नाम आते हैं, बहुत सारे नाम आते हैं। और कुछ जैसे कुणाल बता रहे थे, जर्नलिस्ट के खिलाफ इसका इस्तेमाल बहुत किया गया। शार्दुल, एक चीज़ और मैं कुणाल से जानना चाहूँगा पहले, कि इस बारे में काफ़ी लोग उम्मीद इसलिए भी दिखा रहे थे, आई थिंक कोर्ट ने ये कहा है कि कहीं कोई अगर गिरफ्तार भी होता है तो उनके इस ऑर्डर का यू कैन जस्ट, मतलब आप केवल प्रिंट आउट ले जाएं और जमानत के लिए अप्लाई कर दें। ऐसा कुछ है क्या कुणाल? देखिए, मैं लीगल एक्सपर्ट तो हूं नहीं, लेकिन जैसे हम पहले बात कर रहे थे, लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो छोटे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको रिक्वेस्ट करती है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जो व्यूज है उसको कंसिडर करे और उसके हिसाब से फिर आगे जाके उसको रिलीफ दे। तो वो एक अगेन और एक थोड़ा सा एक वीक पॉइंट है, अगर हम उसको ये टर्म दे सकते हैं, कि क्योंकि क्या है, लोअर कोर्ट्स को भी आपने सीधा डायरेक्टिव नहीं दिया है, आपने एक तरीके से एक रिक्वेस्ट की है, आपने अर्ज किया है उनको कि आप ये सारे व्यूज कंसिडर करें। तो ये कहीं ना कहीं ये जो सारे लूप होल्स हैं या फिर कहीं ना कहीं थोड़े से गैप्स हैं इम्प्लीमेंटेशन में, ये गैप्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक इस समय पर नहीं हूं, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा बड़ा एक वेलकम स्टेप था। और मैंने जैसे कहा कि ये कॉन्वर्सेशन अब हो रहा है, तो ये कॉन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है। तो मैं बस उसी के लिए शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने पहल की है इसके बारे में। मतलब सिग्नलिंग एक्सरसाइज टाइप लग रहा है, पर अच्छा सिग्नल गया है, ऐसे बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने देखा है पिछले 6-7 सालों में सिग्नल्स तो बहुत गए हैं, लेकिन पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक सिग्नल अगर सिविल लिबर्टीज की तरफ जा रहा है तो बहुत ज्यादा वेलकम है वो। एक और चीज आई थिंक शार्दुल, इस पे हमको बात भी करनी चाहिए कि जब सेडिशन का किसी पे भी चार्ज लगता है तो यूजुअली उसके साथ और भी सेक्शंस होते हैं जो IPC के लगाए जाते हैं, और उसके बाद अगर आप सेडिशन को भी हटा देंगे तो मुझे लगता है सेडिशन एक तरीके का ग्रैंडफादर लॉ है, मतलब दादाजी है, और उनके जो बच्चे हैं वो है UAPA और NSA एक्ट, और वो बहुत मतलब इस्तेमाल किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर सेडिशन के केसेस बहुत ज़्यादा भी है। कुणाल, उस पर भी आएंगे हम थोड़ा सा, आपने जो काम किया उस पर शार्दुल, इस पे कोई आपकी विचार? देखो, UAPA और ये जो सेडिशन लॉ है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू। इनफैक्ट UAPA कहीं ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें तो फिर भी सज़ा में सेंटेंसिंग का स्कोप है, उसमें तो सीधा लाइफ है। और
अगर आप इमरजेंसी का टाइम देखें भारत में, तो सबसे लंबी जेल 2 सवा 2 साल की हुई थी सेडिशन के अंदर। यूएपीए में लोग 3-3 4-4 साल से पड़े हैं। स्टैन स्वामी पे हमने बात की थी कुछ महीने पहले, वो तो गुजर भी गए थे। पर कुणाल जानकार है, मैं कानून का इतना बड़ा जानकार नहीं हूँ, पर श्रोताओं के लिए थोड़ा सा पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य। इस कानून की नींव पड़ी थी 1857 की क्रांति के बाद, है ना। 10 मई को उसकी सालगिरह मनाई जाती है, और ये ऑर्डर भी कुछ ही दिन पहले आया है। तो अगर हम पूरा देखें तो स्वतंत्रता पूरी तरह से आकार लेने में भी कितना टाइम लगा देती है। और जैसा कि आपने कहा, बाल गंगाधर तिलक, सबसे पहली बार ये लागू हुआ था जोगेंद्र चंद्र बोस पे, बंगाल के पत्रकार थे, उन्होंने एक संपादकीय लिखा था एज ऑफ कंसेंट के ऊपर, उसके खिलाफ। और बाल गंगाधर तिलक पे भी जब लगा था शुरू में, तो भी एक लेख की वजह से लगा था, तो पत्रकार आ गए। उन्होंने इफ मेरी मेमोरी अगर सही है तो उन्होंने कुछ रानी लक्ष्मीबाई पे एक लेख लिखा था कि उनकी जो वीरता है और उन्होंने जो रेवोल्यूशनरी जो स्टेप्स लिए थे, उसमें उन्होंने कोई मराठी लेख लिखा था, और उस पे उन पे सेडिशन तिलक ने हाँ, अपने अखबार केसरी में लिखा वो लेख हाँ। क्या था मुझे नहीं याद। मुझे जोगेंद्र चंद्र बोस का पता है, बिकॉज वो पहला केस था, राइट। और वो एज ऑफ कंसेंट बढ़ाई गई थी, उन्होंने उसके खिलाफ लिखा था, तो अंग्रेज सरकार ने लागू कर दिया था। वहां से दिशा रवि तक इस कानून की बड़ी लंबी यात्रा है, और उसमें सबसे ज्यादा, और अगर आप विडंबना ही देखना चाहें तो आखिरी केस इसमें जो प्रकाश में आया वो हनुमान चालीसा पढ़ने पे। तो ये अजीब ही यात्रा है। सब सत्ताओं ने, मेरा कहने का मतलब ये है, सारे सत्ताधारी दलों और समय समय पर हर सरकार ने इस कानून का दुरुपयोग किया है। तो और मैं फिर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, मैंने भी बहुत रिसर्च किया शार्दुल। तो ये ना इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद जो पहला केस लगा था, मतलब अब सोचिए कि कॉलोनियल लॉ था, ब्रिटिश यूज कर रहे थे, मतलब लोगों पे, इंडियन लोगों पे यूज कर रहे थे उनका दबाव बनाने के लिए, बट लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में पहला जो यूज हुआ था तारा गोपीचंद नाम के एक आदमी पे। उन्होंने करनाल में और लुधियाना में 2 स्पीचेस दिए थे। किसके खिलाफ? कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ, और वो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी जवाहरलाल नेहरू की, तब उन्होंने उन पे सेडिशन लग गया था। तो कुणाल, मुझे एक्चुअली इस पे और भी जानना था। हिस्ट्री के बारे में तो हम और भी बताते रहेंगे, लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है उस पर आपने काफ़ी स्टडी की है। मैं श्रोताओं को बता दूं, आर्टिकल 14 नाम का एक पब्लिकेशन है, वहाँ पे 2010 से लेके 2021 तक, कुणाल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 तक, बिकॉज़ आई मीन इट्स बेसिकली द डेकेड ऑफ डार्कनेस, 10 साल 2020 तक उन्होंने सारे जो सेडिशन के केसेस है उनमें कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स निकाल के उसका एक डेटाबेस क्रिएट किया है, एक पिक्चर देने के लिए कि सेडिशन कैसा यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, किसने यूज किया। तो कुणाल, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा हमको बताना चाहे। नहीं, बिल्कुल मेघनाथ, और इसमें ये भी बताना चाहता हूँ कि एक टीम ऑफ रिसर्चर्स थी, वो डेटाबेस की हेड जो है लुबेथी रंगराजन, इन्होंने कई महीनों तक, इनफैक्ट 1 साल से ज्यादा तक इन्होंने इस पे काम किया। इन्होंने अलग अलग जगहों से ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स निकाले, FIRs निकाली, और ट्रैक किया कि भाई ये सेडिशन केसेस में हो क्या रहा है, और ये कहाँ फाइल हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे हैं, क्या ट्रेंड आ रहा है इसमें। क्योंकि लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, लेकिन 2014 के पहले तक जो NCRB है, होम मिनिस्ट्री के अंडर, वो भी सेडिशन पे डेटा नहीं दे रही थी वो। तो लोगों के पास डेटा ही नहीं हुआ करता था कि सेडिशन के कितने केसेस आखिर फाइल हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक लूपहोल था जो लुबेथी और उनकी टीम ने उसको भरा है। तो बहुत, मतलब मैं तो मानता हूँ ये पब्लिक सर्विस में बहुत एक बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल। और आर्टिकल 14 ने इसको होस्ट भी किया, और मैं एज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट मैंने इस पर काम भी किया है। तो बस डेटाबेस में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आई हैं। वो ये है कि जैसे आप लोगों ने कहा कि हर तरीके की आइडियोलॉजी वाले सरकार ने सेडिशन का इस्तेमाल किया है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अभी की सरकार है उसी ने किया है, पहले की सरकारों ने भी किया है, अलग अलग राज्य सरकारों ने भी किया है। लेकिन 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है दिल्ली में, तब से 28% एक इंक्रीज हुआ है सेडिशन केसेस में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले इतने केसेस नहीं हुआ करते थे। तो वो इंक्रीज भी हुआ है, लेकिन वो स्टेट लेवल पे इंक्रीज हुआ है। तो कई लोग कहते हैं कि आप उसमें बीजेपी या फिर मोदी सरकार को कैसे दोष दे सकते हैं, लेकिन इसी में हमने ये डेटा निकाला कि ये सेडिशन केसेस किस पर लगाए गए और कब हुए थे।
तो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि जब सीए, एंटी सीए और एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट्स देश भर में चल रहे थे दिसंबर 2020 से लेकर, तब 25 सेडिशन के केसेस लगाए गए थे अलग अलग राज्यों में, और उसमें से मोस्ट ऑफ द केसेस, जो बहुत बड़ी मेजॉरिटी में केसेस थे, वो बीजेपी के राज्यों में लगाए थे जहां बीजेपी की सरकारें हैं। और उसमें करीब करीब 4000 लोगों को उन्होंने उसमें अंदर तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको नेम किया था, और कई अननोन भी रखे थे। तो एक तो वो हुआ। फिर हो गया हाथरस का जो बलात्कार हुआ था। उस समय जब सारे यूपी में प्रोटेस्ट हो रहे थे, अलग अलग प्रदेशों में प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो यूपी सरकार ने 22 केसेस लगाए। 22 केसेस सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ जो लोग या तो वहां सिद्दीक कपन जैसे जहां वो कवर करने जा रहे थे, या फिर वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो लोग जो वहां जाना चाहते थे, वगैरह वगैरह। तो 22 केसेस यूपी सरकार ने लगाए। सिमिलरली जो पुलवामा का हमला हुआ था, उसके बाद अगर आपको याद होगा, तो एक माहौल सा बन गया था कि कश्मीरी लोगों ने उनको मदद की होगी, वो टेररिस्ट को वहां के लोकल से मदद होगी वगैरह। और तो एक माहौल सारा बन गया था कि कश्मीरी मुस्लिम खास करके बहुत मतलब देशद्रोही है वो। तो उसमें उस समय पर 27 केसेस फाइल हुए थे सेडिशन के, पुलवामा अटैक के जस्ट बाद। तो ये कई सारे डेटा पॉइंट्स हमें मिले थे इस डेटाबेस के थ्रू, जिससे ये साबित हो गया था कि इसमें बीजेपी सरकार के आने के बाद ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और ये बहुत अलग तरीके से यूज हो रहा है। एक एग्जांपल और देना चाहूंगा कि यूपीए सरकार जब थी, तब कुडानकुलम में जो प्रोटेस्ट हुए थे न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ, तब उस समय 17 केसेस फाइल हुए थे सेडिशन के, है ना। तो तभी भी सरकारें यूज करती थी सेडिशन को, तभी भी सारा होता था। लेकिन अब थोड़ी सी दिशा बदल गई है, और दिशा इस तरीके से बदली है कि अब वो राष्ट्रवाद के मुद्दों पर ज्यादा केसेस फाइल हो रहे हैं। जैसे राष्ट्रवाद का मुद्दा हुआ कि भाई आपने पाकिस्तान जिंदाबाद कर दिया, या फिर आपने अपने स्लोगन में पाकिस्तान के बारे में कुछ कह दिया, अच्छा कह दिया, या फिर मतलब बड़े मतलब अगर आपको मैं सटीक एग्जांपल्स दूं, तो कर्नाटका में ऐसा एक केस हुआ था कि एक आदमी ने एक वीडियो देखा, जिस वीडियो में एक बर्ड को रेस्क्यू किया जा रहा था। एक छोटा सा बर्ड था जो कहीं फंसा था, और उसको रेस्क्यू किया जा रहा था। तो वो आदमी ने वीडियो थोड़ा सा देखा, उसको अच्छा लगा, तो उसने फॉरवर्ड कर दिया। वही वीडियो फिर उस अगले दिन पुलिस वाले उसके घर पहुंच गए, और उसने उस आदमी को पकड़ा। उसने कहा आपने क्या फॉरवर्ड कर दिया? तो उसने कहा भाई ये तो एक छोटी सी चिड़िया थी, उसको रेस्क्यू कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा। तो बोले आपने पूरा वीडियो देखा? तो ये आदमी ने कहा नहीं देखा, मैं तो कहीं बैठा था, मैंने थोड़ा सा देखा, मैंने कर दिया फॉरवर्ड। तो बोले नहीं, आपको देखना चाहिए था, क्योंकि उस वीडियो के अंत में एक आवाज आती है पीछे से बैकग्राउंड में कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो वो आवाज आ गई है, तो उसका मतलब कि आप ये एक सेंटिमेंट पैदा करना चाहते थे। तो उस व्यक्ति को उन्होंने 108 दिन तक जेल में रखा सेडिशन के लिए। तो ये कर्नाटका की बात, इसके लिए 108 दिन तक इसी के लिए। तो ये एक माहौल थोड़ा सा, और ये जो दिशा बदली है राष्ट्रवाद की तरफ, ये बड़ी एक आप अगर देखेंगे, पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, तो ये बीजेपी ने जब से राष्ट्रवाद का मुद्दा अपना मेन स्टे कर दिया है, उसी के बाद सेडिशन को इस तरह से इस्तेमाल करने का एक एक्सपीरियंस बाहर आ रहा है। तो ये दोनों बहुत एक दूसरे से बहुत जुड़ के हैं, बीजेपी की आइडियोलॉजी और बीजेपी का राष्ट्रवाद को यूज करना, और उसी स्पीयर में सेडिशन का इस्तेमाल करना। क्योंकि जब तक आप सेडिशन से किसी को आप देशद्रोही नहीं करार देते, तब तक आप अपने राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ाएंगे आप? तो अगर आपके सामने आपके सामने किसी व्यक्ति को आपने कह दिया कि भाई ये तो देशद्रोही है, और आपने राजद्रोह लगा के उस पर एक स्टैंप लगा दिया है, तो फिर उसमें उसके सामने आपका राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इसकी कनेक्शन बहुत ज्यादा है। ये हमने देखा है, ये हमारे डेटाबेस से भी सामने आया है। शार्दुल, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं श्रोताओं के लिए दो बातें। पहला तो सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट दिसंबर 2019 में शुरू हुए थे, 20 में नहीं। दूसरा, वो नेशनलिज्म को कुणाल राष्ट्रवाद कहना चाह रहे हैं, पर असल में राष्ट्रवाद है भी नहीं। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, देशद्रोह नहीं। राजद्रोह। और मजे की बात, ये कानून तब बना था जब भारत के नागरिकों के पास मौलिक अधिकार नहीं थे, फंडामेंटल राइट्स। और
विदेशियों का राज था तो राज के खिलाफ द्रोह करने पर वो पकड़ लेते थे। आज की डेट में हमारे संविधान के हिसाब से सरकार हम पर राज नहीं कर रही, वो प्रशासन संभाल रही है। तो ये कानून टेक्निकली भी गलत है और कोई कानून एटलीस्ट जितनी मुझे समझ है वो नहीं जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है वो कानून रह नहीं सकता। तो ये इसमें ये विडंबना भी है, कॉन्ट्रडिक्शन जिसे कह सकते हैं कि भाई जब एक जनतंत्र में सरकार के खिलाफ बोलने के अलावा सारी ताकत सरकार के पास है, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो प्रशासन की हो, चाहे वो पैसे की हो। बोलने से हम ये अच्छे से जानते हैं पत्रकार और मीडिया में होने के नाते कि बोलने से सरकार तो क्या राजनीतिक दलों तक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्हें इस बोलने से दिक्कत है क्योंकि अब मोदी जी कह रहे हैं उन्हें कॉलोनियल हैंगओवर हटाना है, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ अमृत महोत्सव चल रहा है, इस अमृत की एक बूंद की भाप हमारे मतलब की भी हो जाए, आ जाए, करने इस काम को, क्यों रुके हुए हैं। और तीसरी चीज़ ये देखिए, लोग बंद हैं और इसमें कुणाल बताएंगे, कुणाल कंफर्म कर सकते हैं, हजारों केसेस फाइल हुए लेकिन कन्विक्शन बहुत बहुत कम है। हाँ, उसके बारे में मैं एक्चुअली पूछने वाला था कुणाल से। हाँ ठीक है, मतलब कुणाल बोलेंगे बहुत कम कन्विक्शन है, तो चार्जशीट फाइल नहीं होती है लेकिन लोग जेलों में सड़ते रहते हैं। और राजद्रोह एक जनतंत्र में मायने भी नहीं रखता भाई। राजद्रोह तो किसी राज के खिलाफ है, हम किसी के राज के अंदर नहीं है। जो चंद्रशेखर आजाद की बड़ी बात करते हैं, तो जो राष्ट्रद्रोह वो कर रहे थे ये असल में राष्ट्रवाद भी नहीं है भाई। आप देश की बात थोड़ी कर रहे हैं, ये तो सत्ता के खिलाफ बोलना है, देश के खिलाफ बोलना थोड़ी। ये अंतर समझना बड़ा जरूरी। सरकार के खिलाफ बोलने का मतलब देश के खिलाफ बोलना नहीं है। हमारे साथ अनुराधा जी भी जुड़ चुकी है। हाय अनुराधा। हेलो। हाय। और हम अभी सेडिशन के बारे में ही बात कर रहे थे और शार्दुल बता रहे थे कैसे राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह में फर्क होता है, और ये जो लॉ था वो राजद्रोह के खिलाफ बनाया गया था। अगर टेक्निकली हम इंग्लिश में देखें तो राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह जो कहते हैं वो ट्रीजन होगा, गद्दारी। ये सेडिशन है, राजद्रोह। जब कोई राज नहीं कर रहा है, मैं अपने बारे में बात करूं बस, जब मेरे ऊपर कोई राज नहीं कर रहा तो राजद्रोह किस बात का। बिल्कुल। मैं बस 2 केसेस के बारे में बताना चाहूंगा श्रोताओं को। जैसे केसेस जो कुणाल ने बताया वो बहुत इंटरेस्टिंग था। अभी का जो पेटिशन जो फाइल हुआ था वो एक जर्नलिस्ट है मणिपुर के, किशोर चंद्र वांगखेमचा, उन्होंने फाइल किया था। और इनकी अगर आप उनके केस हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत ही अजीब तरीके से उन्होंने झेला है इस लॉ को, ऐसे बोल सकते हैं। पहली बार उनको सेडिशन लगा था नवंबर 2018 में। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाला था चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, बीरेन सिंह जो है वहाँ पे, उनके खिलाफ। उनको 4 दिन में बेल मिल गया। उसके बाद उनको एक और चार्ज में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के चार्ज में अरेस्ट किया गया। फिर अप्रैल 2019 में उनको फिर से रिलीज किया गया। 5 महीने बाद उनको फिर से सेडिशन लगाया गया, पर इस बार बहुत ही वियर्ड रीज़न था। एक बीजेपी के लीडर है, बड़े लीडर, उनकी जो वाइफ है, उन्होंने अक्यूज़ किया कि वो चीटिंग कर रहे हैं उन पे, और उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाला था कि मतलब कि चीटिंग कर रहे हैं एसेंशियली। तो किशोर चंद्र ने वो शेयर किया था पोस्ट, और वहाँ पे लिखा था कि इसका कोई इलेक्टोरल इफेक्ट होगा क्या। तो उस पे सेडिशन लग गया उन पे और फिर से उनको जेल में डाल दिया। और उसके बाद दिसंबर में उनको फिर से बेल मिल गया, और अभी उन्होंने फिर बोला भाई बहुत हो गया, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके छत्तीसगढ़ के एक जर्नलिस्ट है कन्हैया लाल शुक्ला, उनके साथ एक पिटीशन फाइल किया कि 124A को हटाना चाहिए। तो इसी के तहत अभी का जो ऑर्डर आया है वो आया है। जितना मैं समझा, भाजपा का नेता अपनी बीवी के खिलाफ, मतलब बीवी के इनफिडेलिटी कर रहे थे, ऐसा कहा जा रहा है। वो पोस्ट कहती थी, इन्होंने वो पोस्ट शेयर की, इसलिए इन पर सेडिशन लग गया। क्या बात है, मैंने क्या कहा था कि ये हम पे राज नहीं कर रहे पर राजद्रोह का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग एक केस हुआ था, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा, फिर मैं अनुराधा से बात करूँगा थोड़ा सा। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद एक गैदरिंग हुई थी पंजाब में। वहाँ पर बलवंत सिंह नाम के एक आदमी थे, उन्होंने कुछ नारे लगाए थे। उनके नारे थे खालिस्तान जिंदाबाद, राज करेगा खालसा। तो उन पे सेडिशन का केस लग गया था उसके बाद।
और उनको जब बेल मिला था और उनको जब रिलीज़ किया था, तब कोर्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिया था, इसको एक लैंडमार्क जजमेंट भी बोला जाता है, कि ऐसे स्लोगन बोलने से कोई सेडिशन का चार्ज नहीं लग सकता जब तक कि एक्चुअल वायलेंस ना हो। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, क्योंकि कन्हैया कुमार के खिलाफ भी यही रीज़न लगा था कि उन्होंने देशद्रोही स्लोगन्स लगाए थे 2016 में, और उन पे भी सेडिशन लग गया था। अनुराधा, आपकी एक तो रिएक्शन चाहूँगा ये कोर्ट के केस, मतलब कोर्ट के ऑर्डर पे, और कश्मीर में भी सेडिशन का इस्तेमाल बहुत होता है, उसके बारे में भी अगर आप कुछ बात कर पाए। जी बिल्कुल। सबसे पहली चीज ये कि आपने अभी जिक्र किया कि जो वायलेंस के साथ अगर लिंक्ड नहीं हो, जो आपके बयान हैं, जो रिमार्क्स हैं, वो उसको इंडिकेट नहीं करते, तो ये लैंडमार्क जजमेंट थी कि इसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए, उसमें अरेस्ट नहीं हो सकती या केस नहीं लग सकता, वो सेडिशन नहीं क्वालिफाई होता। लेकिन इसके बावजूद बार बार यही चीज दोहराई गई है, और ऑफिशियल सर्कल्स में दोहराई गई है, कोर्ट्स में दोहराई गई है, लेकिन उसके बावजूद कई केसेस इसी किस्म के स्लैप होते रहे, और बाद में एक्विटल होता है या क्या होता है वो कई साल लग जाते हैं। तो प्रोसेस जो खुद में है वो एक पनिशमेंट बन जाता है, तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में भी प्रॉब्लम है। एक तो लॉ इटसेल्फ उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कॉलोनियल लेगेसी थी, और जिन्होंने हम पे थोपी उन्होंने अपने देश में खत्म कर दी है। तो यहाँ पर अभी तक ये जारी होना, कश्मीर में जो है और बहुत सारे केसेस इस्तेमाल ज्यादा किए जाते हैं वहाँ पे, यूएपीए के केसेस और क्रिमिनल एक्ट्स भी लगाए जाते हैं, और जब बेल हो जाती है तो उनको पीएसए में हिरासत में ले लिया जाता है, जैसे अभी ये जर्नलिस्ट के साथ भी हुआ, सज्जाद गुल के साथ हुआ, या फहद शाह के साथ हुआ। और फहद शाह पे वो पहले मेरे ख्याल से मीडिया पर्सन है जिनके ऊपर सेडिशन का एक केस लगाया गया है। अच्छा। लेकिन एक कंसर्न, क्योंकि देश भर में जब सेडिशन केसेस में एक इजाफा हो रहा है, बहुत बढ़ रहे हैं, तो ये एक कंसर्न कश्मीर में और खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट में जो पेरिफेरल एरियाज हैं, जिनको अलग तरह से देखा जाता है, जो अलग तरह से इम्पैक्ट होते हैं, और जो कि नेशनल जो मेन स्ट्रीम ओपिनियन है उसमें उनकी अदरिंग जो है वो कॉन्स्टेंटली होती है। तो वहाँ कंसर्न ज्यादा रहते हैं कि जब यहाँ देश भर में लग रहे हैं, जहाँ पे कोई ऐसा कोई डोमिनेंट नैरेटिव नहीं है लोगों के खिलाफ, सिविलियंस के खिलाफ, तो यहाँ पे लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं इस किस्म के केसेस के। और दूसरा मैं कहूंगी कि सेडिशन केस वाकई इसकी कोई जगह नहीं है, लेकिन बहुत सारे और एंटी पीपल लॉज हैं जो कि फ्री स्पीच को चैलेंज करते हैं, फ्री स्पीच के लिए खतरा है, जो आजाद बोलने वाले, आजाद ख्याल के लोग हैं, उनके लिए खतरा है, जर्नलिस्ट स्पेशली, जर्नलिस्ट के लिए, एक्टिविस्ट के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए जो अपोजिशन में है, और हर गवर्नमेंट यूज करती रही है। कल उन्होंने इस्तेमाल किया, आज ये इस्तेमाल करेंगे, पर ये कुछ ज्यादा ही अब कर रहे हैं। तो ये इस किस्म के जो लॉज हैं, इनका पूरा का पूरा रिव्यू इसकी जरूरत है। तो एक शुरुआत हुई है, तो उससे एक उम्मीद की किरण जागी है। कुणाल, मैं ना थोड़ा सा आपसे कन्विक्शन के बारे में भी पूछना चाहूँगा, कन्विक्शन रेट, उस पे आपके पास कोई डेटा होगा जो श्रोताओं को बताना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल है। उसके पहले मैं थोड़ा सा, जैसे अनुराधा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा है, और वो ये है कि सेडिशन के सराउंडिंग जो एक स्टिग्मा आज बन गया है, उससे देखना बहुत जरूरी है, और वो स्टिग्मा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली ग्रास रूट लेवल पे आप जब जाते हैं। चलिए, अब मुंबई दिल्ली में अगर किसी एक्टिविस्ट के खिलाफ हो गया तो काफी सारा आपको सोशल मीडिया सपोर्ट मिल जाता है, काफी प्राइम टाइम डिस्कशंस हो जाते हैं, तो सॉलिडारिटी बन जाती है। लेकिन जैसे आप ग्रास रूट, आप रूरल, सेमी रूरल एरियाज में जाते हैं, हमने देखा है कि वो राजद्रोह का धब्बा, और उसको ना, जैसे शार्दुल ने कहा है, वो ठीक है कि वो राजद्रोह है, वो देशद्रोह नहीं है, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन लोग लेते हैं वो देशद्रोही वाला ही लेते हैं, कि उसको देशद्रोही मानते हैं।
तो जैसे हमारे डेटाबेस में भी जब जर्नलिस्ट गए थे, जब उन्होंने रिपोर्टिंग की, तो हमने ये काफी जगह पे पाया कि अक्सर ये जब पुलिस आती थी और 124 ये लगाती थी लोगों पर, तो वहां बाकी के कम्युनिटीज के लोग काफी ज्यादा एक्साइट होके काफी ज्यादा नाराज हो जाते थे, कभी कभी घर जला दिया है लोगों का। तो वैसा काफी हमने देखा है कि एक स्टिग्मा बिल्डअप हो जाता है। और वो इसीलिए है क्योंकि आज पॉलिटिकल करेंसी, जैसे मैंने कहा, मैं अपने आप को फिर से दोहराता हूं कि आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल करेंसी राष्ट्रवाद की है, नेशनलिज्म की है। तो आप आज के जमाने में आप एंटी नेशनल, आपको एक धब्बा लग जाता है, तो उससे उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज मीडिया आपके पीछे आ जाती है, समाज आपके पीछे आ जाता है और आपको कहता है कि अरे आप तो देशद्रोही हो। जैसे एक उदाहरण, मैंने असीम त्रिवेदी से बात की थी कुछ समय पहले, और असीम त्रिवेदी काफी लोगों को याद होगा, वो एक कार्टूनिस्ट थे जिनको यूपीए की सरकार थी तब 2012 में, उन पर सेडिशन लगा था और जेल भी गए थे। वो कुछ दिन रहे थे, एक हफ्ते के अंदर वो निकल गए थे। लेकिन उनको जो रिसेप्शन उस समय मिला था, उनको जो सॉलिडारिटी मिली थी, कोर्ट ने बस 3-4 दिन में ही कह दिया कि भाई ये तो गलत हो रहा है आपके साथ। तो जैसे ही वो जेल से बाहर आए, सारे मतलब मीडिया कर्मी वहां पहुंच गए, इंटरव्यू हुआ, उनको बिग बॉस तक में इनवाइट कर दिया था। तो उनका फेम उस लेवल का था। लेकिन आज अगर किसी को आप देखें, अगर किसी के अगेंस्ट सेडिशन का केस लगा हो, तो आज ना तो मीडिया उसको वो रिस्पॉन्स देगी, ना तो सिविल सोसाइटी बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट उसको वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाए। बहुत नॉर्मलाइज ही हो गया है एसेंशियली, मतलब सेडिशन लग गया तो नॉर्मलाइज हो गया वो, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस अगर इतने बढ़ गए हैं तो हाँ सेडिशन लगा दो, बेसिकली कुछ भी हो गया तो सेडिशन लगा दो। बिल्कुल, वो नॉर्मलाइज भी हो गया है और वो स्टिग्मा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो वो जिस क्लास में हो आप, जिस शहर में हो, जिस सोशल ग्रुप के साथ हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपको रिस्पॉन्स कैसा मिले उसके बाद। बिल्कुल। लेकिन कन्विक्शन, जैसे आपने कहा, एक क्विकली मैं एक छोटा सा पॉइंट जो हमारे डेटाबेस ने पाया है वो ये है कि जो सारे केसेस हुए थे उनमें से हमने जो ढूंढा था कि 126 ट्रायल्स खत्म हुई थी इतने सारे केसेस में, और उसमें से 98 में एक्विटल आया था। और 13 के जो चार्जेस थे 13 केसेस में, उसमें से 13 में कन्विक्शन आया था, 98 में एक्विटल आया था। अच्छा, तो इसका कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा लो है। मतलब आप मानेंगे नहीं, क्योंकि ये जैसे डिस्प्ले किया जाता है, जैसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये राजद्रोह हो गया है और ये बहुत सीरियस ऑफेंस हो गया है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन और उसकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, एविडेंस गैदरिंग हुआ या चार्जशीट फाइल करना हुआ, उसमें बहुत ज्यादा लूप होल्स होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा बड़े होल्स होते हैं। इसीलिए केसेस कभी कन्विक्शन में रिजल्ट नहीं करते। मैं इसके बारे में एक्चुअली शार्दुल हम कंटिन्यू भी करेंगे बाद में, क्योंकि अनुराधा हमारे साथ एक लिमिटेड पीरियड के लिए, और अनुराधा से मैं एक्चुअली JNK के डीलिमिटेशन के बारे में बात करना चाहता था। अनुराधा, तो ये जो डीलिमिटेशन का एक्सरसाइज हुआ, श्रोताओं के लिए बता दूं जिस शॉर्ट में हुआ क्या है। मार्च 2020 में कमीशन बिठाई गई थी, जहां पर जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के संचालन में बिठाई गई थी, और उनका एक टास्क था कि अभी जो नया जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि लद्दाख अलग हो गया है, उसमें आप डीलिमिटेशन करें। इसका मतलब है कि वो बाउंड्रीज रीड्रॉ करके इलेक्शंस का कौन से वार्ड्स में कहाँ पे कैसी कैसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, उस पर वो डिसीजन लेंगे। यूनियन टेरिटरी अभी तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो गई है, बट दोनों यूनियन टेरिटरी, अभी तो दोनों यूनियन टेरिटरी है, लेकिन लद्दाख अभी यूनियन टेरिटरी रहेगी। लेकिन यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस भी होंगे विद इंडिपेंडेंट असेंबली। तो वो जो डीलिमिटेशन कमीशन है, उनका रिपोर्ट आया है इस हफ्ते, और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, उसके बारे में आई थिंक अनुराधा और बता पाएंगे हमको। अनुराधा जी, एक तो सबसे पहले जितने भी डीलिमिटेशन कमीशन आज तक बने हैं, उनमें से बहुत सारे कोई कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर पाते हर सेक्शन को, और उस पे कहीं ना कहीं बवाल या कोई कंट्रोवर्सीज हमेशा से खड़ी होती आई।
और जम्मू कश्मीर का जो डिलिमिटेशन था वो JNK पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत होता था पहले, और एक अपना कानून था जो कि रद्द हो गया जब ये JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, और जिसमें कहा गया, जिसमें पहले से ही प्री डिटरमिन्ड था कि डिलिमिटेशन होगी जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की JNK के बंटवारे होने के बाद लद्दाख और JNK में, और 7 सीटें बढ़ाई जाएंगी, ये पहले से ही तय था। हालांकि जितना भी तय करना है, कितनी सीट्स बढ़ानी है, कितनी बाउंड्रीज को किस तरह से रीड्रॉ करना है, वो एक फील्ड असेसमेंट के बाद होना चाहिए, आइडियली लोगों के फीडबैक के बाद होना चाहिए। तो ये सब चीजें पहले से ही तय थी, प्री मेडिटेटेड थी। और दूसरी चीज ये थी कि JNK जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके बेसिस पे ये मार्च 2020 में जो कमीशन बना और जिसने चार्ज संभाला कि यहाँ की बाउंड्रीज को डिलिमिटेड करना है, और 2 साल से थोड़े ज्यादा लग गए, जिसमें उन्होंने कई ड्राफ्ट्स निकाले, और उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट निकाली डिस्पाइट ऑब्जेक्शंस, वो हूबहू उसी की कॉपी थी, थोड़े से माइनर चेंजेस के साथ। और ऑब्जेक्शंस इसमें ये सबसे पहले लगाए गए कोई कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेकर कि जब एक तरफ तो जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो चैलेंज्ड है सुप्रीम कोर्ट में, हियरिंग्स पेंडिंग है, और उसके बेसिस पे अगर कोई कमीशन बनता है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे पॉलिटिकल पार्टीज ने सवाल खड़े किए थे। दूसरी चीज था कि ये सिंगल आउट, एक तरफ से आप कह रहे हैं कि JNK इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जबकि फ्रीज एक मेंटेन किया गया हुआ है 2026 तक बाकी पूरे देश भर में डिलिमिटेशन पे, तो JNK को सिंगल आउट क्यों किया गया? और 2026 का ये जो फ्रीज था ये किसी बुनियाद पे था कि पॉपुलेशन की जो पैरिटी है वो लाई जाए देश भर में और उसके बाद डिलिमिटेशन हो, तो ये तो नहीं हुआ और JNK को सिंगल आउट किया गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल थे। दूसरा वो जो मैंने कहा कि प्री डिटर्मिन्ड थी ये 7 सीटें बढ़ाना, और सबसे पहली जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई उसमें सबसे पहले ये तय हुआ कि 6 सीटें जम्मू रीजन को जाएंगी और 1 सीट कश्मीर वैली को जाएगी, और कहा गया एरिया की बुनियाद ली गई। हालांकि डिलिमिटेशन जो है उसका बेसिक प्रीमाइस जो है वो पॉपुलेशन फैक्टर, वो सबसे अहम है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है, एरिया है, लैक ऑफ एक्सेस है, ये सब भी फैक्टर इन करना चाहिए। मैं ना थोड़ा सा छोटा सा एक इंटरप्शन करना चाहूँगा, और थोड़ा सा आपने जो कहा उसको थोड़ा सा और एलैबोरेट भी करना चाहूँगा कि जो फ्रीज लगाया गया था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लगाया गया था वो 90s में, और उसके हिसाब से पूरे देश में 2026 में फिर से डिलिमिटेशन होना है। तो हमारा जो सेंट्रल विस्टा का नया पार्लियामेंट बन रहा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीट्स इसीलिए भी बढ़ाए गए हैं कि यही प्रिपेयर करने के लिए कि डिलिमिटेशन होने वाला है। अब और एक चीज़ जो अनुराधा ने आई थिंक हिंट भी किया था कि अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में 23 पिटिशंस फाइल किए गए हैं जो कि अब्रोगेशन ऑफ 370 को और JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को दोनों के खिलाफ है, और वो चाहते हैं कि उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिसाइड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो करेंगे, लेकिन उसके पहले ही डिलिमिटेशन कर दिया गया है। तो वो भी एक क्वेश्चन उठाया गया है कि अगर मैटर सब जुडिस है तो फिर आप कैसे इस पे इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हो और इलेक्शंस के लिए आप दरवाज़ा खोल सकते हो। शार्दुल, आप कुछ कहना चाहते थे? मैं अनुराधा से 1-2 चीज़ें पूछना चाह रहा था, क्योंकि पर्सनली मुझे राज्य की राजनीति की इतनी जानकारी नहीं है, पर मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये सब संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं और ये पारदर्शी रहनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बनी रहती है तो लोगों का और विरोधी दलों का भी विश्वास बना रहता है। इसलिए पारदर्शिता इन सब चीज़ों में ज़रूरी है। मेरा सवाल ये था कि
जैसा आपने कहा डिलिमिटेशन, परिसीमन जो होता है वो जनसंख्या के हिसाब से होता है, लेकिन इसमें रिपोर्ट कहती है कि ज्योग्राफी को, भौगोलिक स्थिति को, लोगों के सेंटिमेंट को भी इन्होंने कंसिडर किया। तो मेरा सवाल ये था कि क्या ऐसा कहीं और भी हुआ है, अगर अनुराधा जानती हैं तो? क्योंकि जैसा सुनने में आ रहा है बहुत सारी रिपोर्ट्स और दूसरे तरह के नैरेटिव में कि जम्मू के लोगों की बड़ी शिकायत रही है कि हमारी जनसंख्या को कम करके दिखाया गया था पहले भी। और मजे की बात यह है, इससे पहले जब ये हुआ था 1995 में, तो 91 की सेंसस के 91 का सेंसस नहीं यूज हुआ था, क्योंकि 91 में सेंसस हो नहीं पाया था, जम्मू कश्मीर के हालात खराब थे, तो 81 का सेंसस हुआ था। और दूसरा सवाल भी मैं बोल देता हूँ क्योंकि अनुराधा के पास समय कम है, कि विधानसभा में 24 नॉमिनेटेड सदस्य हैं जो इन्होंने कहा, इन्हें नॉमिनेट कौन करेगा? क्योंकि अगर ये केंद्र सरकार करेगी तो चुनाव बेमानी हो जाता है। भाई उसमें अगर 90 सीटें हैं, 90 में 24 केंद्र सरकार कर रही है और उनके पास थोड़ी सी भी सीट अगर वहां हुई तो राज्य में हुआ चुनाव तो बेमानी हो गया। अनुराधा जी बिल्कुल, ये बहुत अहम पॉइंट है कि ये कितनी सीटें नॉमिनेट करनी, मैं उस पर बाद में आऊंगी। लेकिन फिलहाल बात हो रही है, जब कह रहे हैं कि सेंटिमेंट्स लोगों के ये हमने इंक्लूड किए, सेंटिमेंट्स थे। हाँ, ज्योग्राफी, सेंटिमेंट्स। अब अगर आप ये मुद्दा लें, आपने कहा कि सवाल उठाया कि ये ऐसा कहीं और हो चुका है। अगर ये प्रेसिडेंट आज जम्मू कश्मीर का बनता है तो देश भर में क्या ये प्रिंसिपल लागू करेंगे? और अगर वो प्रिंसिपल लागू करते हैं तो बिहार और केरला की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज कम होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर की ज्यादा होनी चाहिए। तब 2 यार्ड स्टिक्स नहीं आप अप्लाई कर सकते। और J&K की आप टोपोग्राफी देखें तब आपको ज्योग्राफी आप को समझना चाहिए, जहाँ के एरियाज कट ऑफ है, आप किस बिना पे बोलेंगे कि यहाँ पे नहीं है हो सकता। तो 2 यार्ड स्टिक्स अप्लाई करने की कोशिश जो नहीं की जा सकती, और जो कि अभी इसी डिलिमिटेशन रिपोर्ट में की गई है। जब फाइनल रिपोर्ट को रिलीज किया गया तो एक बयान में कमीशन ने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर को एक एंटिटी ट्रीट किया है। और वो उस हवाले से कह रहे थे कि पहली बार 2 जो प्रोविंसेस हैं जम्मू कश्मीर के, एक जम्मू रीजन है, एक कश्मीर है, ये ज्योग्राफिकली डिस्टिंक्ट हैं, इनका कल्चर अलग है, इनकी लैंग्वेज अलग है। उनमें एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को काट के दोनों तरफ से एक बनाया गया है और दोनों एरियाज को जोड़ा गया है। तो वहां पे उन्होंने कहा ये 1 एंटिटी है। जब सीट्स के बंटवारे की बात थी तो तब उन्होंने कहा 6 जम्मू में बढ़ेंगी, 1 कश्मीर में बढ़ेगी। और 6 जम्मू में बढ़ेंगी। जम्मू की आबादी 53 to 54 लाख है, कश्मीर की आबादी 68 या लाख के करीब है। तो ये कहीं तालमेल नहीं बनता इन चीजों का। दूसरी, जहां में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो रजौरी, पुंछ के, ये बहुत सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज हैं, पहाड़ी इलाके हैं, इनकी ज्योग्राफी मुश्किल डिफिकल्ट है, इनकी पॉलिटिक्स डिफरेंट है, इनका सिचुएशन वहाँ की टेंस रहती है, लोग बैकवर्ड हैं, बहुत सफर करते हैं। तो जब उस हिस्से को जम्मू से अलग करके, जो जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग करके उसको कश्मीर के हिस्से के साथ जोड़ा जाता है, अनंतनाग, और जिनकी ना लैंग्वेज मिलती है ना कल्चर मिलता है, और जो एरियाज कट ऑफ रहते हैं तकरीबन 5 महीने, कई बार 6 महीने भी वेदर की वजह से रोड कनेक्टिविटी बंद हो जाती है। और जो रोड है वो कम से कम 3 घंटे का रास्ता आपका मेजर टाउन्स के बीच में है, पुंछ की साइड पे और कश्मीर की साइड पे। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो पहला टाउन आता है शोपियान का ऑन दैट रोड, वो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ जुड़ा है, लेकिन अनंतनाग के एरियाज जो उसके आगे हैं तो वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ जुड़ा है। और ये किसी भी इंसान को अगर समझना है कि ये डीलिमिटेशन का क्या मतलब है, उनको ये भी समझने की जरूरत है कि यहाँ की ज्योग्राफी क्या है। अगर आप एक मैप देखेंगे एक पेपर पे, वो एक फ्लैट मैप होता है, उसमें आपको नहीं नजर आएगा कहाँ पहाड़ी इलाके हैं, कहाँ रोड कनेक्टिविटी है, कहाँ क्या है। तो हालांकि what will seem as geographically congruous, it may not be. And क्योंकि एक्सेस डिपेंड करता है, राइट? आई मीन एक्सेस डिपेंड करता है। और यहाँ कहीं
अगर एक्सेस की बात कही गई है तो यहाँ तो एक्सेस नहीं मिल रहा है लोगों को। और दूसरी चीज है, यही चीजें असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ हुई हैं बड़ी जगह कि कुछ इलाके इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकाल के दूसरी जगह पे फिट किए गए हैं और उनके आसपास एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो अगर आपको उनको कनेक्ट करना है तो उनको पहले दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से होते हुए जाना है। तो ये एक समझ में नहीं आई ये किस बिना पे किया गया है। और एक इसी से मैं एक छोटा सा सवाल भी पूछना चाहूँगा कि ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्दी है बीजेपी के सरकार को सेंटर में कि यहाँ पर एक तो डिलिमिटेशन हो और उसके बाद असेंबली इलेक्शंस भी, मतलब ये मैं तो सोच रहा हूँ कि ये एक स्टेप है असेंबली इलेक्शंस की तरफ। क्योंकि एक और चीज़, अगर आप 2026 छोड़ ही दे, लेकिन 2021 का सेंसस भी अभी तक हुआ नहीं है, वो इस साल शुरू होने की बात हो रही है, तो उसके लिए भी वेट नहीं किया है कि अभी जो नया सेंसस आएगा उसके हिसाब से आप डिलिमिटेशन करेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और ऐसे भी लगता नहीं है कि कोई कमीशन को कोई ऐसे डीप इंसाइट थी कि यहाँ पर कोई पॉपुलेशन का चेंज हुआ है, जम्मू को इसीलिए 6 सीट बढ़ा दे और कश्मीर को 1 ही दे दे, ऐसे कुछ रीजनिंग भी नहीं दिए गए हैं। तो असेंबली इलेक्शंस में क्या होगा और यहाँ पर क्या आपको फिर बीजेपी का एडवांटेज दिखाई दे रहा है? देखिए, पहली बात तो ये जो जितने आप सही कह रहे हैं कि बड़ी अननेसेसरी चीजों को ये पहले ला रहे हैं। असेंबली इलेक्शन कराने में ये कराना चाहते हैं, करानी भी चाहिए, लेकिन उसको कराने के लिए कोई लीगल हर्डल नहीं था। डिलिमिटेशन कमीशन कोई इसेंशियल रिक्विजिट नहीं था। हालांकि डिलिमिटेशन कमीशन के लिए जो सेंसस एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी वो तो नहीं हुआ। और जो यहाँ जहां तक बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का ये मानना है कि ये जितना भी डिलिमिटेशन हुआ है, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसीज का वियर एंड टियर हुआ है, ये बीजेपी के हक में जाएगा, ये सिर्फ उनको फेवर करता है। और ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या वैली बेस्ड पार्टीज ने नहीं कहा, ये जम्मू बेस्ड पार्टीज भी कह रही हैं, कांग्रेस कह रही है, पैंथर्स पार्टी अब तो नहीं रही, बट उन्होंने भी कहा था अपने कई बयान में कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को तोड़ा मरोड़ा गया है और ये देखा गया है कि कुछ पॉकेट्स में जहां पे एसटी पॉपुलेशन है उनको एसटी सीट के साथ जोड़ा गया है, या मुस्लिम पॉपुलेशन को एक हिंदू डोमिनेशन कंसोलिडेशन को इंश्योर करने के लिए वहां से निकाला गया है। क्योंकि कुछ जो एरियाज है, खासतौर पे जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ के जम्मू रीजन में 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से 4 प्रीडोमिनेंटली हिंदू मेजॉरिटी है और ये सब प्लेन्स में है। और एक रियासी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे तकरीबन 50% पॉपुलेशन है, हिंदू मुस्लिम की आबादी है। और बाकी के जितने भी पहाड़ी इलाके वहाँ मुस्लिम प्रीडोमिनेंट है। और बहुत सारी ये इन एरियाज में जो पॉपुलेशन बैलेंस है बिटवीन द टू कम्युनिटीज वो बहुत डेलिकेट है, कहीं 40-60 है, कहीं 45-55 है। और आप जरा सा आप ऑल्टरेशंस के साथ आप उसका नक्शा चेंज कर सकते हैं कि कहाँ पे आप हिंदू कंसोलिडेशन कर सकते हैं, कहाँ पे आप मुस्लिम होमोजेनिटी को ब्रेक कर सकते हैं। जेरीमैंडरिंग एंड द डेमोग्राफिक, द कॉम्प्लेक्स डेमोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो उनके लिए एक वो इतनी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ की ज्योग्राफी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इस बात को समझने में भी कई साल लग जाएंगे कि हुआ क्या है, ये कहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। बिल्कुल। तो मतलब यहाँ तक कि बीजेपी शुरू में जो कुछ ड्राफ्ट आए थे तो बीजेपी वालों की तरफ से भी प्रोटेस्ट हुए थे और वही एक मेजर अमेंडमेंट है जो उन्होंने मानी, क्योंकि एक जो एरिया था जो पहले शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी थी आरएसपुरा की, तो उसको जम्मू के साथ मिला दिया गया था। आरएसपुरा का आधा हिस्सा जम्मू के साथ, आधा सुचेतगढ़ के साथ, और फिर उसको एससी डिक्लेयर कर दिया गया था।
और वहां पे जो नॉन एससी पॉपुलेशन थी उनका मानना था, क्योंकि पहले जो रूल्स थे वो थे कि 25 साल तक ऑन अ रोटेशनल बेसिस एक शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्व्ड होगी कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो 25 साल पूरे हो गए थे, 95 में हुआ था, तो 25 साल पूरे हो गए थे, अब वो बदलनी थी। तो जिन लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को कई सालों से अब नर्चर किया, और खास तौर पे अब कुछ सालों से वो इस उम्मीद में थे कि अगली इलेक्शन में ये एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं रहेगी और हम यहाँ पे लड़ सकेंगे, तो उनकी भी उम्मीदें जो थी वो उन पे भी पानी फिर गया। तो तब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने थ्रेटन किया हम रिजाइन करेंगे। और जब बीजेपी के वर्कर्स की तरफ से जोर आया तो तब थोड़ा सा बदलाव हुआ। तो कहीं ना कहीं झलक मिलती है कि कुछ ना कुछ बायस है। बाकी बहुत सारी जो फंडामेंटल एरर्स पॉइंट आउट किए बाकी ऑपोजिशन पार्टीज ने, उनमें से कहीं जितने भी कंसर्न्स रेज हुए थे उनको अकोमोडेट नहीं किया गया। मैं एक्चुअली अनुराधा को जाना भी है, तो मैं कुणाल को एक्चुअली एक बार फिर से लाना चाहूँगा। कुणाल, अगर आपके भी कोई सवाल होंगे तो अनुराधा के लिए जल्दी से आप पूछ ले, या फिर आपका कोई ये होगा तो। नहीं, बिल्कुल, बस एक सवाल था अनुराधा। हमने 370 के एब्रोगेशन के बाद देखा है कि एक जो ट्रस्ट डेफिसिट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था स्पेशली वैली में, वो थोड़ा सा वो और बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो क्या ये एक्सरसाइज के बाद उसमें कोई फर्क आएगा और उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? डेफिनेटली, मतलब ये भी एक ऐड करता है, कंट्रीब्यूट करता है। ट्रस्ट डेफिसिट जो है लगातार वो बढ़ता जा रहा है कश्मीर और दिल्ली के बीच में, और पहले से ही था। ये एब्रोगेशन के होने से पहले ही बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट था, और आज इतना ज्यादा बढ़ गया। और हर चीज, हर कदम यहाँ पे जब तक अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, जब तक लोगों को इंक्लूड नहीं करेंगे, लोगों की राय, लोगों की एस्पिरेशंस। आप जब बात लोगों की एस्पिरेशंस के नाम पे आप सिर्फ बीजेपी की एस्पिरेशंस को अगर आप अकोमोडेट करेंगे तो इससे ये ट्रस्ट डेफिसिट और बढ़ेगा। लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो सरकार पे, सरकार की इंस्टीट्यूशंस पे, उनकी पॉलिसीज पे, वो और कम होता जाएगा। और जब भी ये होता है, इसके जो नताइज होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। वो कहीं भी खतरनाक हो सकते हैं। और जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री रही है, ये एक बहुत सेंसिटिव एरिया है, ये एक फ्लैश पॉइंट है। एंड हम एक बहुत बड़े खतरे को, मेरा ख्याल है, एक प्रोवोक कर रहे हैं। वो आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, उसको कई साल लग जाएंगे, लेकिन इट्स वेटिंग इन द विंग्स। जिस तरह से ये इस तरह ही चलता रहा अगर सिलसिला, राइट। अनुराधा, मैं एक छोटी सी चीज कहना चाह रहा था कि एसटी रिप्रेजेंटेशन जो है, जो इन्होंने 9 सीट दी हैं, जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं, उत्तर भारतीय हैं, तो कश्मीर से उतने फेमिलियर नहीं हैं, लेकिन मुझे तो लगता है ये एक अच्छी बात है। अगर एक अच्छी बात इस चीज़ में है, क्योंकि भारत का इतिहास ये रहा है कि जब तक किसी पिछड़े वर्ग को आवाज़ नहीं, क्योंकि मैंने ये देखा काफ़ी सारे आर्टिकल्स में, काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स में, कि कई लोग कह रहे थे कि नहीं, हमारे यहाँ कश्मीर में ये समस्या नहीं थी। पर भारत का जो इतिहास रहा है ओवरऑल हर जगह का, कि जब तक किसी भी पिछड़े वर्ग को जब तक आवाज़ नहीं मिली तो उनकी परेशानियां, उनकी पीड़ा हमें पता नहीं चली। तो ये एक अच्छी चीज़ है, या इसके बारे में भी कुछ डाउट है? जी हाँ, बिल्कुल अच्छी चीज है। यहाँ पे पहले शेड्यूल कास्ट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जो कि वो रखी गई हैं। दूसरा है एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज नो, जो कि डिलिमिटेशन एक्ट 2002 में वो मैंडेटेड थी कि ये लागू होंगी। तो अच्छी चीज है कि उन्होंने इस पे ये किया इंट्रोड्यूस। लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं वो किस बेसिस पे वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सिलेक्ट किया गया, उनका इंतखाब किस बेसिस पे हुआ है, ये समझ में नहीं आई। उसमें एसटी पॉपुलेशन अगर आप देखें अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर है, कुछ पॉकेट्स में बहुत ज्यादा है, और एक रजौरी पुंछ में खासतौर पे ज्यादा है। लेकिन सारी की सारी सीट्स जो हैं वो वहां पे कॉन्सेंट्रेट कर दी हैं इन ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स में, 4 सीटें, और 3 आपने वादी में रखी।
और जो उससे क्या है कि राजौरी पुंछ में जो नॉन गुज्जर बकरवाल पॉपुलेशन है, एसटीज जो हैं ज्यादातर जम्मू कश्मीर में मोर देन 95% वो मुस्लिम हैं, गुज्जर और बकरवाल। और ये एक राजौरी पुंछ में हिंदू मुस्लिम डिवाइड ही नहीं, वहां पे एक पहाड़ी गुज्जर डिवाइड भी रहता है, जो कि नॉन जो एसटी पॉपुलेशन है उनको पहाड़ी कहा जाता है, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है ये। और जो पहाड़ी मुस्लिम्स हैं वो अपने आप को लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं कि हाँ, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन को चैलेंज करता है। और एक तरफ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसको भी उन्होंने जो है एक गवर्नमेंट ने नहीं एश्योर किया, लेकिन जो लोकल बीजेपी के लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि अमित शाह ने एश्योरेंस दी है कि पहाड़ी पॉपुलेशन को भी एसटी स्टेटस मिलेगा। अच्छा। तो ये अब पहाड़ी उस उम्मीद में हैं कि हमको एसटी स्टेटस मिलेगा, गुज्जर इस बात से डरे हैं अगर उनको एसटी स्टेटस मिल गया तो उनका एसटी जो स्टेटस है उनकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगी। तो ये कंफ्यूजन सी क्रिएट की है। और इसी बात से मैं आऊंगी, पहले हम शुरू हुए थे जब वो आप बात कर रहे थे रिप्रेजेंटेशन 24 सीटों की, 2 सीटें पहले कहा गया है कि कश्मीरी पंडित्स को दी जाएंगी, जिसमें से एक महिला होगी। पहले जो हमारी असेंबली हुआ करती थी उसमें 2 सीटें रिजर्व्ड थी महिलाओं के लिए, वो कहीं किसी भी वर्ग की महिलाएं हो सकती थी। अब रिड्यूस कर दिया, महिला का रिप्रेजेंटेशन फॉर रिजर्व्ड सीट एक, और वो भी कश्मीरी पंडित को। और ये चीजें जो हैं ये गैजेट में मेंशन नहीं है, जो रिप्रेजेंटेशन चाहे कश्मीरी पंडित्स को होगी या जो बाकी पीओ के रेफ्यूजीज हैं उनके लिए जो रिजर्व की जाएंगी, उसमें एक बहुत एम्बिगुअस पोजीशन है। ये सिर्फ बयान में कहा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ये ऐसा हमने सजेशन दिया है गवर्नमेंट को। तो उससे एक तो एंजाइटीज शुरू हो गई हैं, कश्मीरी पंडित्स को भी लगता है कि नहीं, शायद ये इसको फुलफिल नहीं करेंगे। और एक चीज ये कहा गई है कि इनको फुल वोटिंग राइट्स होंगे। 2 जो मेंबर्स कश्मीरी पंडित जो लिए जाएंगे उनको फुल वोटिंग राइट्स होंगे। हालांकि अक्सर नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं उनका लिमिटेड वोटिंग राइट होता है, वो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोट नहीं कर सकते, लेकिन लेजिस्लेशन पे वोट कर सकते हैं, जो कि फेयर, बिकॉज दे आर नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तीसरी जो हैंग इन बैलेंस कर रही है वो 24 सीटें हैं। अब 24 में से कितनी देते हैं, क्योंकि जब तजवीज है कि कुछ रिप्रेजेंटेशन दी जाए पीओ के रिफ्यूजीज को, तो द बॉल इज इन द गवर्नमेंट्स कोर्ट। वो तय करेंगे कितनी सीटें हम देना चाहते हैं, कितनी नहीं देना चाहते हैं। तो ये सब चीजें एक जो एम्बिग्विटी जो इन्होंने छोड़ रखी है इसमें, यहाँ पे भी लगता है कि ये स्पेस क्रिएट की जा रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी की मतलब हक में अगर फैसला नहीं हो रहा होगा, अगर सीटें कम होंगी तो वो वहां से पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल ये प्रोविजंस रखे गए। अनुराधा, मुझे पता है आपको जाना भी है, तो जाने से पहले मैं आपसे रिकमेंडेशंस चाहूँगा, कोई किताब या कोई मूवी या फिर कोई कुछ पढ़ने के लिए जो श्रोताओं को आप बताना चाहें। ये मैं सबसे पहले मतलब कुछ किताबें हैं जो बहुत अच्छी हैं, अभी रिसेंट पढ़ी हैं। एक जो मेरी माइंड में आ रहा है, प्राइस ऑफ मोदी इयर्स बाय आकार पटेल। एक शुमंत्रो बोस की किताब है कश्मीर पे, जो बहुत जरूरी है और सबको पढ़नी चाहिए, कश्मीर एट क्रॉस रोड्स। उसके अलावा एक चीज जो मुझे बहुत अपील की, वो एक शुभ्रा गुप्ता का आर्टिकल था, इंडिगो बॉय माय चाइल्ड, और एक ऐसा मुद्दा और इतनी ब्यूटीफुली लिखा गया है इंडियन एक्सप्रेस में अबाउट डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड ट्रैवलिंग विद देम, एंड सोसाइटी का क्या रिस्पॉन्स होता है उसकी तरफ, और इंस्टीट्यूशंस का क्या रिस्पॉन्स होता है, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वो लिखा गया है। मेरा ख्याल है सबको पढ़ना चाहिए। फिल्मों के बारे में ऐसे बात हम कर रहे थे, राइट टू प्रोटेस्ट एंड
राइट टू फ्री स्पीच की, तो एक फिल्म जो मैंने पिछले साल देखी थी जो मेरे जहन में रहती है वो है ट्रायल ऑफ शिकागो 7। हाँ मेरा ख्याल है नेटफ्लिक्स पे है और बहुत ही अच्छी फिल्म है, ये देखनी चाहिए सबको। बिल्कुल। थैंक यू अनुराधा। थैंक यू अनुराधा। थैंक यू। थैंक यू। अब हम आगे बढ़ेंगे कुणाल के साथ। कुणाल, आप बहुत देर से शांत बैठे थे, तो मैं आपको पहले आप ही के विचार जानना चाहूँगा। एक तीसरी चीज़ हम आज डिस्कस करना चाहते थे। उससे पहले अनुराधा के आने से पहले मैं टॉपिक खत्म करना चाह रहा था सेडिशन वाला। तो अच्छा, हाँ, सेडिशन पे शार्दुल भी कुछ कहना चाहते हैं, फिर कुणाल से हम बात हमने करेंगे। इतनी सारी बात कर ली, इस टॉपिक को क्लोज करने के लिए मुझे इससे अच्छा पॉइंट कोई नहीं लगा कि दुनिया कैसी गोल है। कि ये उदाहरण देकर मैं ख़त्म करता हूँ कि अगर पूरे देश को हम देखें तो इस सेडिशन कानून का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग महाराष्ट्र में हुआ। और महाराष्ट्र में भी स्पेसिफिकली कार्टूनिस्टों पे बहुत हुआ। मज़े की बात क्या है, अभी जो शिवसेना ने हनुमान चालीसा बोलने के ऊपर सेडिशन लगाया, उसके मुख्यमंत्री के पिताजी दिवंगत बाला साहब ठाकरे भी कार्टूनिस्ट ही थे। हाँ। तो ये गोल घूम के सब सरकारें अपने मतलब के लिए कुछ भी करती हैं। एक आयरनी अपने आप को जहर दे देगी, ये बात ऐसी है। नहीं, बिल्कुल। और एक और आयरनी ये है शार्दुल कि जैसे हम बात कर रहे थे हिस्ट्री की, और जब ये सेक्शन पहले आया था, ब्रिटिश शासन था इंडिया में, और ये रेवोल्यूशनरीज और फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ यूज किया जाता था। तो तब का जमाना था कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे रेवोल्यूशनरीज थे, वो अपने नेशनलिज्म को अपना डिफेंस बनाते थे। और वो कहते थे कि ये नेशनलिज्म मेरा डिफेंस है, कि हाँ मैंने किया है, लेकिन मैंने अपने राष्ट्रवाद के लिए किया है। मतलब वो गांधी जी के साथ भी हुआ था ना, जब उन पे सेडिशन लगा था, उन्होंने बोला कि आई एम गिल्टी। हाँ, बिल्कुल उन्होंने कहा था कि आई एम गिल्टी, और आपको जो करना है, आपको ठीक लगे वो करिए आप। और ये बहुत सारे, जैसे तिलक ने भी, आपने तिलक का नाम लिया मेघनाथ, उन्होंने भी यही कहा था। तो इंटरेस्टिंग आयरनी इसमें, और जो दुनिया गोल वाली बात इसमें ये है कि आज के जमाने में राष्ट्रवाद का नाम लेकर सेडिशन के केसेस फाइल हो रहे हैं। हाँ। तो बस इसी से गोल दुनिया का मैं भी एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूं, और हम आगे बढ़ सकते हैं। और गोल दुनिया से गोल गुंबद तक आते हैं। अभी ताजमहल की बात करनी थी थोड़ी सी। तो एक याचिका डाली गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें कुछ 20 कमरे ताजमहल में 22 कमरे जो है ताजमहल में बंद रखे गए हैं फॉर सम मिस्टीरियस रीजन, और उसको खोलने के लिए याचिका डाली गई है। और आई थिंक आज उस पर कोई हियरिंग भी हुई थी, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि चुप रहो, कुछ नहीं है वहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उस आदमी को अच्छे से फटकार लगाई कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। हाँ। पहली बात तो कोर्ट के पास एक्सपर्टीज नहीं है इसकी करने की, हिस्टोरियंस के पास रहनी चाहिए। दूसरा, उनका स्टेटमेंट था जो मैंने आते समय पढ़ा, कोर्ट ने बोला कि कल को आप कहेंगे कि हमें ऑनरेबल जजेस के कमरों में देखना है क्या हो रहा है। चेंबर खोलने सबके, तो नीचे 20-22 चेंबर खोलने, तो जजेस के भी चेंबर खोलोगे। जिसने ये याचिका दायर की थी वो भाजपा के कुछ तो मीडिया हैं लखनऊ में। तो ये एक्चुअली एक थियोरी से आता है कि ताजमहल एक शिव मंदिर के ऊपर बना गया था, तेजो महालया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक इंटरेस्टिंग चीज हुई लास्ट वीक, जो कि आई थिंक समवॉट रिलेटेड भी है। कुतुब मीनार के सामने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, एक राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उन्होंने कहा कि कुतुब मीनार का नाम चेंज करके शिव स्तंभ उसको नाम देना चाहिए, और उन्होंने कहा कि वहाँ पर उसको वो प्रीमाइसिस को खोलकर हिंदुओं को वहाँ पे पूजा करने दे जाए, ताकि वहाँ पे कोई अगेन वही एक रीज़न था कि शिवलिंग था या कुछ था वहाँ पे, इसलिए कुतुब मीनार को भी अब पता नहीं क्या करेंगे। और एक थर्ड इंसिडेंट जो था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, इसकी भी एक ASI को बोला गया है कि आप सर्वे करें। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ लगी हुई है, और ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। ताजमहल है, वो तो बहुत पुरानी हिस्ट्री भी नहीं है, उसके रिकॉर्ड हैं लैंड के, कंस्ट्रक्शन के, उसके ASI के पास नक्शे हैं कैसे बना था। उन 22 कमरों में कुछ नहीं है, CISF सफाई भी करवाती है। जो लोगों ने देखा है लोकल ने वो बताया है, मेरे आगरा में रिश्तेदार रहते हैं, जो आज से नहीं, जब बहुत कम भीड़ होती थी तब से। तो ये सब बकवास है। कुतुब मीनार का मतलब आप कह रहे हो कि उसमें कुछ नहीं है?
नहीं, तेजो महाल कमाल है भाई। और ये लोग कहते हैं कि मान सिंह ने ऐसा किया, ये सब किया, लोग भूल जाते हैं, मुगलों की बात करते हैं, लेकिन हिस्ट्री और ये सब साम्राज्यवादी लोग थे, कॉन्करर्स जिन्हें बोलते हैं। अब ये लोग कहते हैं कि बड़ी लड़ाई थी, तो एक छोटा सा एनेक्डोट इससे जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे मान सिंह की एक बहन, वो मान सिंह को बड़ा गद्दार बताते हैं कि अकबर से शादी कर रखी थी, दूसरी बहन ने महाराणा प्रताप से भी शादी करी थी भाई, वो रिश्तेदार थे यार। तो साड़ुओं में लड़ाई थी साड़ू बोलते हैं ना। दूसरा, एक और मैंने पता नहीं किससे सुना था या पढ़ा था, काफ़ी समय हो गया, ये पुरानी बातें स्कूल में पढ़ते हैं यार, पर के अकबर ने जो मनसबदारी उन्हें देना चाहिए थी, तो राणा प्रताप ने मना कर दी थी, शायद 5,500 की। उन्होंने कहा था नहीं, मैं 10,000 की लूँगा। तो ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी, और इतिहास केवल मनगढ़ंत नहीं होता। अच्छा, कुतुब मीनार की जो आपने बात करी, वहाँ पे मैं जब छोटा था मैंने तब से देखा, वहाँ ASI का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ आसपास जो वहाँ लौ स्तंभ है वो सब था, वो हिंदू स्ट्रक्चर था, उसको तोड़ के बनाया। लेकिन कुतुब मीनार में अभी शिवलिंग लगाओगे, उसकी क्या ज़रूरत है यार? इतने सारे, मैं पर्सनली जानता हूँ, इतने मुद्दे पड़े हैं। इन्फ्लेशन देखो कहाँ जा रहा है, तेल महंगा हो रहा है, पता नहीं किस चक्कर में पड़े हुए हैं यार। कुणाल, आपका रिएक्शन इस पर? नहीं यार, तो मतलब आई थिंक इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग पहलू इसमें बाहर आए हैं। एक तो है कि ये हम अक्सर इसको फ्रिंज मानते हैं, हम इस पर हंसते हैं और हम कहते हैं कि भाई ये क्या हो गया। जैसे आज भी जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी कोर्ट में, काफी लोगों ने ट्विटर पर और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उस पर मीम्स बनाई, काफी हंसे लोग कि ये क्या कर रहे हैं लोग ताजमहल के बारे में। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जब बाहर आता है, वो उसको उसकी एक जर्नी होती है उसके पहले जो हमें दिखती नहीं है, और वो जर्नी ये है उसको मेन स्ट्रीम करने की। जो मैंने इस पे थोड़ा सा रिपोर्टिंग भी किया है कि ये सोशल मीडिया पे आता है, ये अलग अलग ग्रुप्स में जाता है, ये सारा इसको लिटरेचर बनाते हैं लोग, और इसको लोग बिलीव कराते हैं कि भाई सचमुच में ये है। इसीलिए तो जाकर एक क्रिटिकल मास जब आ जाता है, तब जाके ये लोग, कोई एक बाहर आता है चेहरा और कहता है भाई इसको करना है। अब कपिल मिश्रा का जो हिंदू इकोसिस्टम टेलीग्राम ग्रुप है, जब हम उसमें घुस गए थे और उस पर रिपोर्टिंग भी किया था, एक फाइल जो है वो बार बार सर्कुलेट हो रही थी। वो एक लिस्ट थी कि कितने मस्जिद है इंडिया में जिसके नीचे मंदिर छुपा हुआ है, और ये कुछ उसमें कुछ 300 के करीब 300, मैंने तो 300 देखे, वो पता नहीं उसका पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C निकलता जाता है उसमें। और मुझे लगता है वो क्या कर रहे थे कि एरिया वाइज था वो पूरा, डिस्ट्रिक्ट वाइज, एरिया वाइज कौन से मस्जिद है जिसके नीचे मंदिर है, और एकदम ऐसे बोल दिया कि मंदिर है उसके नीचे, विदाउट एनी प्रूफ और एनीथिंग, बस लिस्ट बना के सर्कुलेट हो रही है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कुणाल कि आई मीन ये जो 3 इंसिडेंट्स हमने बताए वो ऐसे फ्रिंज लग रहे हैं कि मतलब उस पर मीम्स बन रहे हैं एक्सेट्रा, लेकिन इंसिडियसली और नेटवर्क्स में ये एक बहुत ही मूवमेंट की तरह देखा जा रहा है। काशी विश्वनाथ बाकी है। हाँ, तो है क्या बिल्कुल कि जो 1991 का कानून है कि अयोध्या को छोड़कर, अयोध्या को उससे एक्सक्लूड कर दिया था, उसी पर लोगों को बड़ा कंटेंशन है, चलिए अब अयोध्या हो गया। जो जिस स्टेट में आज़ादी के समय था पूजा स्थल, वो वैसा ही रहेगा। ये बात ठीक है कि सैकड़ों साल पहले विश्वनाथ के साथ ज्ञानवापी बनी, लेकिन अब तो कानून ये है ना, तो अब आप क्या संसद में ये लोग कानून चेंज करेंगे जो नरसिम्हा राव सरकार के समय आया था? दूसरी बात, जो ताजमहल वाली बात है, ये जब आधे से ज़्यादा लोग इन ग्रुप्स में बात करने वाले पैदा भी नहीं हुए थे, मैं मेघनाथ को तो पता है, मैं इस सिस्टम में बड़ा हुआ हूँ। ये एक PN ओक की किताब है। PN एक कोट अनकोट इतिहासकार थे जिन्हें कोई नहीं मानता वैलिड इतिहासकार। ये उनकी बातें हैं, और वो उन्होंने ये शुरू किया था किताब छापना के फतेहपुर सीकरी भी और ये सब हिंदू मंदिर थे। इसके कोई तथ्य नहीं है मौजूद, ना ऐतिहासिक स्तर पे, ना आर्किटेक्चरल, कुछ नहीं। लेकिन क्या करा जाए? एक बहुत ही वियर्ड चीज़ हुई कुणाल, पता नहीं आपने देखा क्या, इलॉन मस्क ने 9 तारीख को या कुछ किसी के रिस्पॉन्स में एक पिक्चर था कि ये ताजमहल के कार्विंग्स देखिए कितने सुंदर है। तो इलॉन मस्क ने उसके नीचे बोला कि अरे मैं ताजमहल में गया था 2007 में या कुछ 2009 में, और बहुत सुंदर है। तो उसके आपने एक ट्वीट खोल के देखिए, मेरा एक्चुअली ये रिकमेंडेशन भी होने लगे, तो इलॉन मस्क का ट्वीट खोल के देखिए रिस्पॉन्स, उसके नीचे देखेंगे आप तो इतने सारे लोगों ने इतने सारे मंदिरों के पिक्चर डाल के रखे कि अरे ताजमहल छोड़, ये देख ये कितना सुंदर है, ये विजिट नहीं किया। तो
एक तो मुझे ये भी दिखाई देता है कि एक तरीके की इनसिक्योरिटी बाहर आ जाती है लोगों की, कि किसी भी मुस्लिम स्ट्रक्चर को अगर आप प्रेज करते हुए दिखेंगे या फिर कोई इंटरनेशनल स्पेशली इलॉन मस्क जैसा आदमी प्रेज करता हुआ दिखेगा, आपको हजारों लोग उसके नीचे दिखेंगे जो बता रहेंगे कि अरे अक्षरधाम मंदिर देखा क्या, अरे तिरुपति के मंदिर में गए क्या, अरे। तो एक तरीके से ये प्रूव करने की भी बात आ जाती है कि हमारा कल्चर बहुत सुपीरियर है और हमने भी अच्छे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, आप बस ताजमहल की क्यों बात कर रहे हो। अच्छा, इनसे पूछो कि कभी किसी ने इस बात पर सवाल उठाया, जितने दक्षिण भारत के मंदिर हैं या उत्तर भारत के, कभी किसी ने ये कहा कि वो आर्किटेक्चरल मार्वल नहीं है? किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। एग्जैक्टली ये जो आपने कहा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये कुंठा से ग्रस्त लोग हैं। दूसरी बात ये है कि ये सब तो मजाक की बात है, आप सही में देखिए कि ये चीज बंटवारा पैदा करती है। जो उस समय भी थे, अब तो फिर भी डेमोक्रेसी है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, क्या हम इमेजिन कर सकते हैं जो उस समय नागरिक थे आम, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान, सब गरीब थे यार। हिंदुस्तान आज भी 1/4 गरीब है, गरीबी की रेखा के नीचे, क्या तब नहीं होगा? लेकिन उसके बावजूद भी अब वो तुर्की प्रशासक थे, बाहर से आए थे, हिंदुस्तान के मुसलमानों को तो तब भी राइट नहीं थे। और उन सब के नीचे अगर आप डिटेल में पढ़ें इतिहास को, तो भले ही दिल्ली से मुगल साम्राज्य था, पर इन सब के मनसबदार हर जगह छोटे छोटे थे, ठीक, हर हिंदू मुस्लिम, वो राजा थे यार। उन्हें नीचे वालों जैसे आज के बिलियनर्स को किसी से कोई मतलब नहीं है, उन राजाओं को मतलब नहीं था। सामंतवाद खत्म क्यों हुआ? इसीलिए तो किया गया। लेकिन वही अधूरा ज्ञान ना, अज्ञान से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, ये वही हो रहा है। अब ये ज्ञानवापी का सर्वे करवा रहे हैं, तो मैं एक बात बता दूं, हम बोलना रह गए, कोर्ट ने वो कमरे खोलने के लिए मना कर दिया है आज। हाँ, मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कुणाल, इन 3 घटनाओं पे आपकी कोई आखिरी टिप्पणी होगी, प्रतिक्रिया होगी तो प्लीज। टिप्पणी यही है मेघनाथ की हम इसे हल्के में ना लें, ये सारी बातें जो हो रही है स्पेशली ज्ञानवापी में जो हो रहा है, क्योंकि ये बहुत समय से चल रहा है और ये काफी लोग जो वहां नहीं रहते या फिर उनको नहीं पता वहां क्या हो रहा है, उनको शायद पता ये भी ना हो कि ये इशू बहुत सालों से चल रहा है। तो जो हिंदू राइट विंग सर्कल्स हैं, नॉट जस्ट सोशल मीडिया में, लेकिन जैसे आरएसएस हुए, जो अलग अलग अन्य संस्थाएं हुई, वहां पे काफी समय से ये बात चल रही है कि अयोध्या हो गया, अब वाराणसी, अब काशी की बारी है। तो ये कहीं ना कहीं शायद ये स्टार्ट है एक दूसरी मूवमेंट का। जैसे राम जन्मभूमि हमने देखा था, वैसे ये शायद एक दूसरा मूवमेंट शुरुआत के तौर पर है। तो इसको हल्के में ना लें हम लोग, और वहाँ की सरकारें भी इसको हल्के में ना लें और उसको एंकरेज ना करें, क्योंकि आज की राजनीति ऐसी है कि बीजेपी इसको एंकरेज करना चाहती है और इसको बढ़ावा देना चाहती है। तो आई होप दैट डजंट हैपन, और लोग भी समझे और इस बात को हमेशा याद रखें कि राम मंदिर में जो राम जन्मभूमि की यात्रा निकली थी, उसके बाद कई लोगों की जानें गई थी, कई लाशें बिछी थी और बहुत सारा खून बहा था। तो बस वही मेरी बात होगी आखिरी सी इस पे। मेघनाथ, मुझे नहीं लगता आदित्यनाथ सरकार इस बात को हल्के में ले रही है, लेकिन वो भारी दूसरे तरीके से ले रही है। दूसरे तरीके से, क्योंकि एक और चीज आई थिंक कनेक्टेड है, थोड़ा सा वेगली कनेक्टेड है, लेकिन है जो बुलडोजर, जो एक बुलडोजर एक सॉर्ट ऑफ सिंबल बनाया जा रहा है अभी पॉलिटिकली। आपको मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश में, अभी दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है, हर जगह पे जो ये बुलडोजर को एक सिंबल बनाया जा रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी को या फिर किसी भी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना कितना इजी हो गया है, और कितना एक तरीके से एक शो बनाया जाता है मीडिया का यूज करके, जहाँ पे वो लोग बिल्डोजर पे चढ़ के कमेंट्री दे रहे हैं और क्राउड भी चीयर कर रहा है एक्सेट्रा। तो आप सोचिए कि तब तो वो लाठी और डंडों से लेके मस्जिद पर चढ़कर वो तोड़ दिया, अब जो होगा वो कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए, वो होना नहीं चाहिए, लेकिन इनका नारा तो बहुत समय से रहा है वही कि अयोध्या केवल जहाँ की है, काशी मथुरा बाकी है। काशी और मथुरा बाकी है, तो बिल्कुल बहुत ही डेंजरस। नहीं, और इसी पे एक आखिरी चीज की, मतलब अभी 2 दिन पहले मुझे याद है बीजेपी के संगीत सोम ने एक नारा वापस भी दिया था कि बाबरी हो गया है और अब इस बार जो है काशी को होना है। तो यही वापस उन्होंने कहा था कि बाबरी का रिपीट होने जा रहा है 2022 में। तो कहीं ना कहीं साइंस तो है सारे से, बट यही आशा है कि लोगों में संतुलन बना रहे। बिल्कुल।
अब हम इसको चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं और रिकमेंडेशंस की तरफ बढ़ते हैं। कुणाल, आपके कोई रिकमेंडेशंस हमारे श्रोताओं के लिए? 2 रिकमेंडेशंस हैं और दोनों आज के हमारे जो कॉन्वर्सेशन हुआ है उसी से मिलती जुलती थोड़ी सी रिलेटेड रिकमेंडेशंस है। एक तो यही चीज जो हम अब बात कर रहे थे, मुगल शासन के जो प्रतीक हैं, कि जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, उस पे मैं लोगों से यही दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप हिस्टोरियंस को पढ़िए, ना कि व्हाट्सएप को पढ़िए। और मैं अब एक किताब पढ़ रहा हूँ, औरंगजेब द मैन इन द मिथ बाय ऑड्री ट्रस्के। तो उसमें उसने काफी इंटरेस्टिंग सा एक पॉइंट रखा है, काफी अंडरस्टैंडिंग उसने बताई है औरंगजेब के बारे में, और जो मिथ्स जो एसोसिएट करते हैं हम व्हाट्सएप के जमाने में कि औरंगजेब हिंदुओं को मारता था, काटता था, वगैरह वगैरह, उनका काफी ऑब्जेक्टिवली उसने एनालिसिस किया है और सच क्या है वो बताया है। तो एक तो वो है, और दूसरा जो रिकमेंडेशन मैं क्विकली कहना चाहूंगा वो ये है कि इमरजेंसी क्रॉनिकल्स नाम की एक बुक है, ज्ञान प्रकाश एक जो एकेडमिक है उनकी, वो लोग प्लीज जाके पढ़िए, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं हमारे आसपास जो हो रहा है, और कई सारे स्पेशली जो लिबरल वर्ग है उनको लग रहा है कि मतलब आसमान गिर पड़ रहा है, तो ये बुक बहुत एक हम्बलिंग रिमाइंडर देती है कि ये सारी चीजें और बहुत सिमिलर चीजें पहले भी हो चुकी है इंडिया में, और इमरजेंसी के वक्त क्या हुआ था क्या नहीं, उसको हमेशा पर्सपेक्टिव में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी सारा रिपीट होने जा रहा है। तो ये 2 रिकमेंडेशंस मेरी हैं लोगों से कि मैं आई होप लोग इनको पढ़े और सीखे इन दोनों से कुछ ना कुछ। शार्दुल? मेरे 3 रिकमेंडेशन हैं। पहला, न्यूज़ लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट है विदिशा की, कि केवल हिंदी और अंग्रेज़ी मीडिया ही पागलपन नहीं दिखाता, तेलुगु टीवी ने बी नागराजू के मर्डर को कैसे कवर किया। उसकी न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी पर भी रिपोर्ट है, वो पढ़िए, देखिए कि लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है देश भर में। दूसरी मेरी रिकमेंडेशन है एक मिनी सीरीज़ एगाथा क्रिस्टी के नावल वाई डिडंट दे आस्क एवंस, उस पर बनी है, ह्यू लॉरी ने डायरेक्ट करी है। ह्यू लॉरी मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत पसंद है एज एन एक्टर। तीसरा, पंडित शिव कुमार शर्मा नहीं रहे और मुझे भारतीय शास्त्रीय संगीत बहुत पसंद है, तो कोई भी उनकी आप अगर राग या सुनना चाहें, मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो उनका एक प्रोग्राम था उस्ताद जाकिर हुसैन के साथ, वो है राग शिवरंजनी, वो सुनिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो भारत में बहुत सारी चीज़ें गर्व करने को है। मैंने पहले भी कहा था, आपको अगर इतना ही मुगल साम्राज्य से प्रेम नहीं है तो आप हज़ारों साम्राज्य भारत में रहे हैं, पढ़िए, लेकिन सच को पढ़िए, फालतू की चीज़ों को नहीं। मेरे रेकमेंडेशंस, एक मैं किताब रेकमेंड करूँगा, गौहर गिलानी जो कि एक राइटर है और जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है, रेज एंड रीज़न, कश्मीर पे। उनकी बेसिकली उनकी बचपन की स्टोरी और इसके साथ मिक्स करके कश्मीर की उन्होंने स्टोरी बताई है कि कैसे 90s में वो बड़े हुए हैं और वहाँ पे क्या क्या हुआ था, और उनको कैसे जो वोकैबुलरी हमको जो जहाँ पर भी बड़े होते हैं कैसे वोकैबुलरी चेंज होती है हमारी उसके हिसाब से। तो वो डिस्क्राइब करते हैं कि कश्मीर की हालत कैसी थी और कैसे वो एक स्टोरी इवॉल्व होकर यहाँ पर पहुँची है जो फिर आज है। वो एक मैं रिकमेंड करूँगा। और कुछ थोड़े से लाइट रिकमेंडेशंस भी देना चाहूँगा। मैं ना एक रैबिट होल में घुस गया हूँ शार्दुल। किस में? स्कैमर यूट्यूब के रैबिट होल में। बहुत पुराना है। मतलब अभी घुसा हूँ, मुझे पता नहीं मैंने ये पहले डिस्कवर क्यों नहीं किया। कुछ यूट्यूब चैनल्स रिकमेंड करना चाहूँगा। एक तो जिम ब्राउनिंग नाम का एक चैनल है, उसने कोलकाता के और दिल्ली के कुछ स्कैम सेंटर्स में सीसीटीवीज हैक करके उनके पूरे स्टोरी बताई है कि कैसे वो स्कैम करते हैं लोगों को और कैसे करते हैं एक्सेट्रा। और कुछ ना बहुत डिस्टर्बिंग भी है एक्चुअली, कि मतलब वो कॉल करते हैं किसी को और एक आदमी रो रहा है, कह रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ और मैं $1500 कैसे दूंगा एक्सेट्रा, और ये लोग हंस रहे हैं। तो बहुत डिप्रेसिंग भी होता है। लेकिन एक और चैनल है किट बोगा, वो एक्चुअली लाइव स्ट्रीम करता है और स्कैमर्स को फ़ोन करके बेसिकली, नहीं स्कैमर्स उसको फ़ोन करते हैं और उनको वो बूढ़ी महिला बन के अधिकतर हाँ मतलब आवाज़ चेंज करके उनको एंगेज करके उनकी मतलब थोड़ा सा उनको परेशान करता है, ट्रोल करता है, लेट्स कॉल इट दैट वे। तो ये 2 चैनल्स रेकमेंड करना चाहूँगा। और एक और
दो पर्सनल भी रिकमेंडेशंस है। एक तो संसद वॉच में हमने एक बहुत स्पेशल एपिसोड किया है इस बार सेक्युलरिज्म पे, क्योंकि अभी जो जैसे हालात है, जैसे आप देख रहे हैं कि कैसे कम्युनल टेंशन्स भी बढ़ रहे हैं एक्सेट्रा, तो हमने सोचा कि एक सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, ये इतना बड़ा सवाल है। तो थ्रू दी एजेस हमने दिखाया है कि कैसे इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या ओपिनियन था, फिर इंदिरा गांधी के टाइम पे क्या हुआ, फिर शाहबानो के टाइम पे क्या हुआ, अब ट्रिपल तलाक के एज में क्या ओपिनियन है, और कैसे डेफिनेशन सेक्युलरिज्म की चेंज होती आ रही है इवेंट्स के हिसाब से। तो वो ज़रूर देखिए। और एक और जो अभी आने वाला है वो सेडिशन पे होगा, और हम कुणाल की स्टोरी भी बहुत यूज़ करने वाले हैं उसके लिए, इसलिए थैंक यू कुणाल इन एडवांस। करिए बिल्कुल करिए जी, थैंक यू कुणाल, थैंक यू जुड़ने के लिए, और अनुराधा को भी जो कि अभी यहाँ पर नहीं है चर्चा के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेहनाथ। थैंक यू शांति। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।